রেকর্ডিং মেসেজ গেছে গেছে কিনা একটু বলবি। गया ना? है सर। साउंड क्लियर होगा सबको? ठीक है सर। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो सर इनकम टैक्स में अदर सोर्स में डिस्कशंस कर रहे थे। अदर सोर्स इन द सेंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि एज यू ऑल नो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, और 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर एक हेड है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये थर्ड लेक्चर्स होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स कराया सर, जहां पर मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था सर कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में किस इनकम को काउंट करना चाहिए, इसके बारे में थोड़े डिटेल्स में मैंने नोट्स भी लिखाया। ठीक है, एग्जाम्पल्स एज वेल एज प्रो फॉर्मा, है ना सर? अगर किसी का बाई चांस मिस है तो जस्ट इतना रिक्वेस्ट रहेगा सर कि आप लोग एक बार क्लास को देख लो और जो भी मैंने लिखाया उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो बात करने जाऊंगा सर आज ना, टुडेज क्लास, आज का क्लास में क्या होने वाला है सर, आज थोड़ा डिटेल्स में प्रोविजन डिस्कस करना हो सर। मतलब ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। ठीक है, प्रोविजंस इन द सेंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो मेन मेन इनकम को काउंट किया जाता है उसके बारे में अदर सोर्स हेड कुछ कहता है। ठीक है, तो अदर सोर्स हेड उस पर्टिकुलर इनकम के बारे में जो कुछ भी कहता है उसको प्रोविजंस के अंदर बताया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ आपको इनकम के बारे में आइडिया देता हूँ। अच्छा, इनकम का आइडिया देने से पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जो ऑलरेडी आप लोगों के पास नोट्स लिखा हुआ है सर। क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? मुझे इतना बताओ सर। यस सर। क्या रे? ओके सर, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सर स्क्रीन में, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कॉपी में लिखाया था, क्लास में लिखाया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ये सब मैंने नोट डाउन करवाया था कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है, इनकम टैक्स के अंदर किस सेक्शंस के अंदर ये अदर सोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ऐसे तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा और ऑलवेज बोलते रहूंगा सर, कि जिसका कोई घर नहीं उसका एक ही घर है, दैट इज अदर सोर्स, है ना? आप लोग जानते होंगे कि ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ये बेसिकली इस हिसाब से बनाया गया है। इनकम टैक्स में जो हेड्स ऑफ इनकम है ना सर, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर ही इसका जवाब छुपा हुआ है। क्या जवाब है सर इसका? कि जैसे मानो नॉर्मली इनकम टैक्स मेनली जो इनकम के बारे में बात करता है, ऐसे तो मैं ये हर चैप्टर में बताता हूँ, अगर आप इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का क्लास देखते हो वहां पर भी बताऊंगा। ऑलरेडी मैं स्टार्ट करूंगा, आई थिंक कल से ही स्टार्ट करूंगा मैं, फिर भी एक बार कंफर्म करूंगा सर, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट करूंगा। अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम में अगर आप जरा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना सारा हेड है सर। सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस है, कैपिटल गेन है, और एक हेड है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मैंने अभी इस हेड के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ये सब हेड कंप्लीट कर लिया वो लोग रिवाइज करेगा, और जिनका नहीं हुआ है वो बाद में लाइव क्लास करेगा सर, डोंट वरी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो सैलरी के बारे में सर सेक्शन 15 से लेके 17 का मेन ओवरऑल सेक्शन है, जिसमें सैलरी इनकम के बारे में इनकम टैक्स बात करता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई आप कहीं से भी इनकम करो, मैं उसका एक नाम दे दूंगा। मैं मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सोचता है कि वो इनकम का एक नाम दे देगा एज पर द नेचर ऑफ अर्निंग। ठीक है, अर्निंग का नेचर देख के वो उसका एक नाम देगा और आप पे टैक्स चार्ज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सैलरी कमा रहे तो सरकार को घर में टैक्स दे दो, ऐसा नहीं है। आपको उस नेचर के ऊपर बेस करके प्रोविजंस को जानना होगा, तब जाके टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन आप कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे ऑलरेडी जब मैं सैलरी पढ़ाया था या जब मैं फिर से पढ़ाऊंगा तब आप लोग सैलरी का डिटेल्स देख लीजिएगा। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया या जिस लोगों ने कर लिया, वहां पर हम लोगों ने देखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रोविजंस है वो किस तरह से इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में, और जो बंदा हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू से कमाते हैं मतलब रेंटल इनकम, ठीक है, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सर पीजीबीपी, ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक था, यहाँ पर भी हम लोगों ने रिसेंटली देखा, और फिर बाद में जिन लोगों का नहीं हुआ वो देखेगा कि कैसे सेक्शन 28 से 44 AE तक डिटेल्स डिस्कशन रहा है कि आप
बिजनेस करते हो या प्रोफेशंस करते हो तो आपको कैसे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है और उसके अंदर का प्रोविजंस कैसे डील किया जाता है। फिर आता है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन मतलब मानो आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, उसको बेच बाच के आपको जो गेन होगा उसको कैपिटल गेन में डाल देंगे। जैसे मानो लैंड है, बिल्डिंग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कैपिटल एसेट का पूरा लंबा डिस्कशन मैंने हाल फिलहाल में एक बार कंप्लीट करवाया, फिर से करूंगा सर, तब और एक बार कर लेना। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड से अभी करो बाद में रिवाइज करो, या जब लाइव करोगे तो लाइव में ही करो, लेकिन जब करोगे तो एकदम डिटेल्स में सीखो और एक एक पॉइंट के ऊपर अपना ग्रिप बनाओ। तो कैपिटल गेन जो है सर सेक्शन 45 से लेके 55 का एरिया कवर करता है। और ये रहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब यहाँ पर एक बात जो मैं हमेशा करता हूँ, फिर बोल रहा हूँ एक बार, कि जिसका कोई जगह नहीं है, मानो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि बंदा कमा रहा है, बंदा इन द सेंस कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग इनकम कर रहा है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, पीजीबीपी से हो, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस हो, या फिर कोई कैपिटल एसेट को सेल करके कोई गेन कर रहा हो, मतलब लैंड बेच के, बिल्डिंग बेच के, ठीक है, अब कोई गेन कर रहा है। लेकिन ये तो इनकम आइडेंटिफाई हो जा रहा है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, मुझे याद आ रहा है सर, आई होप आप लोगों को भी याद आएगा। क्या याद आएगा सर? कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, मतलब इससे पिछले वाला क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया कि आइडेंटिफाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, मतलब वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये था उसमें कि आपके सामने जो भी इनकम के बारे में बता दिया जाएगा, आपको ना उस इनकम में से ये आइडेंटिफाई करना एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट है कि इसको कहाँ लेके मतलब लिया जाए। मतलब क्या इसे हम अदर सोर्स का पार्ट माने, या इसका कोई स्पेशल, जैसे कि सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी या कैपिटल गेन में अंदर चला जाए। तो ये क्वेश्चंस करवाया था मैंने, ठीक है, हो सके तो रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन सर आज आज क्या होना है, आज आइडेंटिफिकेशन करना है क्या? नहीं सर, आज और मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आइडेंटिफिकेशन और आज नहीं करवाऊंगा, लेकिन आज ना कुछ डिटेल्स में प्रोविजंस बताऊंगा। ठीक है, क्या प्रोविजंस बताना है मुझे? चलो मैं देखता हूँ कि क्या प्रोविजंस के पिटारे में क्या है। ठीक है, मतलब क्या ऐसा है जो प्रोविजंस के अंदर हमें पढ़ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है सब? अच्छा, अगर मैंने नोट्स जिन लोगों के पास नहीं है, अगर मैं शेयर नहीं किया तो क्लास के बाद मैं शेयर कर लूंगा सर। अब सवाल ये उठता है कि सर ये देखो आप कि एक आदर्श सोर्स के अंदर आपको मेन मेन क्या क्या पॉइंट या सेक्शंस आपको पढ़ना चाहिए। जब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का बात आता है तो आपको किस पॉइंट को मतलब अहमियत देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बोला था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है सर कि स्पेसिफिक इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, कि ऐसा कौन सा इनकम है जिसको अदर सोर्स हेड में स्पेशल वे ऑफ ट्रीटमेंट मिला है। ठीक है, अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिला है इनमें वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर, क्या नाम है सर उसका? डिविडेंड इनकम। आज बात होगा सर डिविडेंड पे, आज तो मैं डिविडेंड पे ही बात करूंगा। ठीक है, आज तो चर्चा डिविडेंड पे ही रहेगा सर। जैसे लास्ट दिन मैंने बात किया था कैजुअल इनकम पे, ये जो लोग केबीसी वगैरह जीतता है ना सर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से, केबीसी से, क्रॉसवर्ड पजल से, या दादागिरी से। अरे दादागिरी जो सौरभ गांगुली वेस्ट बंगाल में करता है, ठीक है, मतलब कोई भी क्विज शो से, या फिर किसी भी तरह का क्रॉसवर्ड पजल से, या हॉर्स रेस वगैरह से, ठीक है, ये सब ना कैजुअल इनकम कैटेगरी में आते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ना फ्लैट 30% टैक्स रेट लगता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टैक्स रेट के ऊपर एक नोट लिखाया होगा, वहां पर मैंने बताया है ना सर? क्या रे, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? ऐसा हम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। ये सर, बस वही, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, याद दिला दीजिएगा। ठीक है सर। तो ये सब डिस्कशंस मैंने हल्का फुल्का किया, हल्का फुल्का नहीं, कुछ एरिया में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। जैसे ये देखो कैजुअल इनकम में मैंने ऑलरेडी कॉपी में आप लोगों को लिखाया लास्ट वीक कि टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसमें कैजुअल इनकम पे क्या टैक्स रेट लगता है उसके बारे में बात किया। और एक स्पेशल मैटर में मैंने लास्ट दिन बताया था, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड इनकम। अनएक्सप्लेन्ड इनकम मतलब अनएक्सप्लेन्ड कुछ ऐसा इनकम है आपका जिसके बारे में, मानो कोई एसेट आपने खरीद के रखा, मतलब बेसिकली डुप्लीकेट वे ऑफ अर्निंग। मतलब आपने पैसा मिला तो कुछ गोल्ड वगैरह खरीद के रख लिया, आपको पैसा मिला तो आपने कुछ ज्वेलरी खरीद के रख लिया, आपको पैसा मिला तो कहीं पर आपने कुछ कैश क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ऐसा अनएक्सप्लेन्ड कैश या क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट मनी, या बुलियन। बुलियन मतलब गोल्ड बिस्किट्स वगैरह होता है ना, गोल्ड बिस्किट्स को बुलियन कहते हैं। अगर आपके पास अननेसेसरी ज्वेलरी है, ठीक है, लेकिन
ठीक है, ज्वेलरी रहने पे कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में लास्ट दिन मुझे सवाल किया गया था, लाइक तेरा कौन है, शुभजीत ने मुझे पूछ रहा था सर अगर डॉक्यूमेंट्स पुराना नहीं है इस तरह का। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने उस टाइम पे बोला था, बट इतना मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एसेट है और अगर आप इसका रीजनेबल जवाब नहीं दे पाते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पेशल प्रोविजंस ऐसा है कि सेक्शन 68 के तहत एंड एज वेल एज सेक्शन 69 के तहत आपका इनकम टैक्स को, मतलब उस पर्टिकुलर अनएक्सप्लेन इनकम पे या अनएक्सप्लेन एसेट पे सरकार उसको इनकम मान लेगा, डीम्ड इनकम, और उस पर 78% कुल मिला के टैक्स लगा देता है सर। ठीक है, तो ये चर्चा किया था मैंने, तो ये थोड़ा डिटेल्स डिस्कशन हुआ था लास्ट वीक का, मैं थोड़ा आपको याद दिलाया। अच्छा, आज क्या क्या बताएंगे सर? सर आज तो सर कुछ कोशिश ऐसा रहेगा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 पे थोड़ा बात करें, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 पे थोड़ा डिटेल्स में बात करें। ठीक है, डिविडेंड इनकम में थोड़ा डिटेल्स बात करने का इरादा है। अच्छा, इरादा नहीं, आज करेंगे सर। अच्छा, रिसिप्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, मतलब ये जो एरिया है ना सर, ये एरिया क्या कवर करेगा कि आप अगर किसी से कोई गिफ्ट लेते हो तो नॉर्मल गिफ्ट जो है ना वो एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है तो गिफ्टेड गिफ्टेड अमाउंट जो है सर, उसमें ना जो वैल्यूएशन है वो नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक वो वैल्यूएशन में टैक्स, मतलब एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि गिफ्ट किससे मिल रहा है। ठीक है, अगर रिलेटिव से मिले तो यहाँ पर ये भी जानना पड़ेगा सर रिलेटिव कौन है। अगर रिलेटिव गिफ्ट दे रहा है तो रिलेटिव कौन है इनकम टैक्स के हिसाब से, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो थोड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है सर, आगे आगे बात वही करना है मुझे। अदर रेसिप्ट चार्जेबल अंडर दिस हेड के अंदर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B पे फेयर मार्केट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी मुझे बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फेयर मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट। मतलब कोई शेयर इशू हो रहा है, शेयर के केस में ये होता है सर कि कंपनी शेयर इशू कर रहा है और 100 का शेयर 110 में बेच रहा है, होता है प्रीमियम वैल्यू पे, तो कंपनी एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहा है, तो क्या ये एक्स्ट्रा कलेक्शंस को कंपनी को मिल रहा है, क्या ये अदर सोर्स में होगा? ठीक है, अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट फेयर मार्केट वैल्यू पे चलता है। ठीक है, स्पेशली कंपनी के केस में, ये आगे चर्चा करता हूँ सर मैं आपके साथ। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B, इसके अलावा और भी कुछ सेक्शन है, लाइक सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8, क्लॉज 9, क्लॉज 11। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, और डिडक्शंस के ऊपर भी बात करना पड़ेगा कि अदर सोर्स हेड के अंदर हमें स्पेशल वे में डिडक्शंस क्या क्या मिल सकता है, मतलब जो चैप्टर हेड के अंदर ही हमें डिडक्शंस मिलेगा, इसके बारे में सेक्शन 57 बात करता है। तो ये कुछ पिटारा है, पिटारा समझते हो ना, मतलब क्या क्या है अदर सोर्स के अंदर और किसके ऊपर बात करना अभी पड़ेगा सर। अच्छा, सेक्शन 58 के ऊपर भी मैंने लास्ट दिन बताया कि डिडक्शंस नॉट अलाउेबल के ऊपर भी मैंने नोट्स लिखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ना डिटेल्स पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वो क्या हो गया ना, एक रिकॉल हो गया। अच्छा, ये सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन में थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा, कुछ जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं, कुछ जानकारी लेना बाकी है। ठीक है, और सर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस है, कुछ एग्जांपल्स है, उसको भी करने का इरादा है। तो चलो देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। सर समझ में आ रहा है ना? जरा बोलिएगा, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ, जो लोग क्लास दो क्लास थोड़ा सा रिवीजन किया है उनको थोड़ा ज्यादा যাচ্ছে। कनेक्ट हो जाएगा। कौन बोला रे যাচ্ছে? विश्वजीत? हाँ, यस। अरे चलो यार, विश्वजीत को बंगाली बोलने का मजा आ गया होगा। हाँ, যাচ্ছে। ओके चलो, मुझे साउंड सुन के ही लगा ये कोई बदमाशी करके बोला है, যাচ্ছে। ओके सर, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग प्रोफार्मा वाला टॉपिक जब करोगे तो वहां पर देखना कि अदर सोर्स कंप्यूट करने के एकदम स्टार्टिंग वाला पॉइंट है सर डिविडेंड इनकम, है ना? जैसे ही हम लोग अदर सोर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए हैं, प्रोफार्मा या कंप्यूटेशन कैसे करना है उसके बारे में बात किया, तो सबसे पहला इनकम के बारे में मैंने जो लिखाया दैट इज डिविडेंड इनकम। अब एक मन में सवाल तो होना ही चाहिए सर कि ये डिविडेंड इनकम के बारे में कुछ डिटेल्स में जानकारी लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर, थोड़ा डिटेल्स जानकारी डिविडेंड के बारे में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा डिविडेंड के बारे में डिटेल्स बात करूंगा। ओके, ऐसे मैं बोल रहा था 2 दिनों से कि सर डिविडेंड के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी होना चाहिए, तो चलो वो दिन आ ही गया। जैसे कि आप सबको मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था अदर सोर्स में कि डिविडेंड इनकम, डिविडेंड सबसे पहले डिविडेंड क्या है?
सर इन सिंपल डिविडेंड तो ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी से इनकम करता है, बेसिकली हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में कंपनी हमें डिविडेंड देता है। आप लोग अकाउंट्स में भी इसका ट्रीटमेंट करते हो कि अर्निंग फ्रॉम डिविडेंड बोल के। अरे किया कि नहीं किया? बचपन से लेके आज तक, मतलब स्कूल लेवल से लेके अभी तक आप लोग ये डिविडेंड के बारे में तो जरूर बातचीत करते होंगे। हाँ रे, ये सुन नो, यस सर। है ना? जैसे मानो कि एक कोई भी एक जस्ट मैंने रैंडमली यहाँ पर पेटीएम, मैं शायद सुबह देख रहा था, क्योंकि पेटीएम में कुछ स्टूडेंट्स ने इन्वेस्ट किया था, मेरा भी इन्वेस्टमेंट था। तो ये रिसेंटली सर, ये जस्ट 1 मंथ बैक कुछ 470 के आसपास मेरा क्लास में डिस्कशन था कि पेटीएम में अगर 470 के आसपास ने किसी ने इन्वेस्ट किया था, तो 470 से 565 तक पहुंच गया सर विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ देख पा रहे हो सर आप लोग? 465 का चल रहा था 470, अब इतना मान के चलो, मुझे जितना याद है 470 में ही ज्यादातर लोगों ने लिया था। तो 470 से अभी चल रहा है 565। सर कितना अर्निंग कर लिया? प्लीज टेल मी, कितना अर्निंग कर लिए 1 मंथ में पर शेयर पे? 5 टका कम, 95 करके ना। अरे बोलो ना, 95 पर शेयर इनकम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको शेयर मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि ये जो इनकम आपने किया, इसको क्या डिविडेंड इनकम बोलेंगे? हाँ, क्या इसे डिविडेंड इनकम बोलेंगे सर? कंपनी में इन्वेस्ट करके मिला तो क्या ये डिविडेंड इनकम हुआ? और अगर डिविडेंड इनकम है नहीं तो फिर ये कौन सा इनकम है? मतलब मानो किसी ने अगर 1000 शेयर, हाँ बोलो। कैपिटल। कैपिटल गेन, थैंक यू सर। अगर किसी ने 1000 शेयर में इन्वेस्ट किया तो 1000 × 95 करके 95,000 का जो अर्निंग करेगा, ये कैपिटल गेन इनकम है। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। लेकिन तो फिर डिविडेंड इनकम कैसे होता है? वो भी कंपनी से ही मिलता है। कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग अपना इन्वेस्टमेंट करता है किसी ना किसी कंपनी पे, या कंपनी में मतलब क्या, किसी बिजनेस पे। तो यहाँ पर पेटीएम मेरे सामने आया तो मैं आपको पेटीएम दिखा रहा हूँ। आप आईसीआईसीआई में डाल दो, आप रिलायंस में डाल दो, आप इंफोसिस में डाल दो, आप विप्रो में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी वहां डालो अपना पैसा। लेकिन एक चीज का श्योरिटी आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अब डिविडेंड देने के लिए बहुत बहुत ही फेमस है आईटीसी, होल इंडिया, मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज है जिनके पास बहुत कैश है, वो डिविडेंड देने में बड़ा जाने जाते हैं सर। अब डिविडेंड कैसा होता है? वो डिविडेंड कुछ इस तरह से डिक्लेयर करता है कि अगर आपके पास कंपनी का 1000 शेयर है ना, ठीक है, तो वो बोलेगा पर शेयर, पर शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर करता है। पर शेयर मानो 2 रुपीज करके, या पर शेयर 3 रुपीज करके वो डिविडेंड देता है। डिविडेंड का मतलब इतना होता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है, जो कंपनी प्रॉफिट करता है बिजनेस करके, कंपनी अपने प्रॉफिट का पार्ट जो है वो सारे के सारे शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेटली, जो जितना शेयर होल्ड करता है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये प्रॉफिट शेयरिंग करना इस, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड हो जाता है। कंपनी प्रॉफिट शेयर करता है और शेयर होल्डर के हाथ में वो डिविडेंड हो जाता है। ये सिंपल है। अब ये तो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी, बात को समझे सर, चाहे कंपनी प्राइवेट हो या चाहे कंपनी पब्लिक हो, फर्क नहीं पड़ता, पर डिविडेंड कंपनी देता है। अच्छा, जरूरी है क्या, मैंडेटरी है डिविडेंड देना या लेना? हाँ सर, कंपनी के लिए डिविडेंड देना और रिसिपेंट के लिए, मतलब शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड रिसीव करना क्या मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है? मतलब मानो अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दिया तो कुछ गलत करेगा क्या? हेलो, नो सर। गलत तो नहीं करेगा ना, मतलब मैंडेटरी नहीं है। गलत मतलब देखो बिजनेस में इफेक्ट जरूर आएगा कि अगर वो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगा तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में इतना जरूर कहा जा सकता है कि कंपनी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस को खो बैठेगा। ये तो एकदम 100% है। लेकिन मेन बात ऐसा है कि जो कोई भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि वो हमेशा चाहता है कि कंपनी डिविडेंड दे उन्हें। ठीक है, कि कंपनी उन्हें डिविडेंड दे। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट।
यहाँ पर मिलता है सर कि डिविडेंड देने में अच्छा है कि नहीं है, या फिर आप फाइनेंशियल्स भी चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा। जैसे ये देखो सर, ये आईटीसी मैंने निकाला, और मैं क्यों इसलिए आईटीसी निकाला क्योंकि आईटीसी ना डिविडेंड देने में जाने जाते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि आईटीसी ना बहुत ही प्रॉफिट रिच कंपनी है, और इसके पास ना पैसा भी बहुत है। मतलब जो एक्चुअली सिगरेट बिजनेस से ही इसका मेन पैसा आया है, और ये अच्छा खासा लोगों को डिविडेंड देता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर करता है, इसे हम लोग इनकम टैक्स में कहाँ शो करते हैं? ये देखो डीपीएस, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। लेटेस्ट जो डेटा दिखा रहा है वो 11 रुपीज 50 पैसे का दिखा रहा है। मतलब पर शेयर पे 10 टका 50 पैसा, 11 टका 50 पैसा डिविडेंड देता है। अब जिसने भी 1000 शेयर होल्ड करेगा, 1000 इंटू कर लो। अगर कोई 1,00,000 शेयर होल्ड करेगा तो 1,00,000 इंटू कर लो। उतना अर्निंग आपको मिल जाएगा। सर कैसे मिलता है? सर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, आप आपको बस शेयर होल्ड करके रखना है कंपनी का, और कंपनी अपना प्रॉफिट का पार्ट देगा। लेकिन वो तो हो गया डिविडेंड इनकम। मतलब एक्चुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आप दो तरह से कमाते हो। ठीक है, जब इनकम होता है दो तरह से होता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है और डिविडेंड गेन भी हो सकता है ना। हम लोग जो अदर सोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं सर अभी, वो डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे वो पब्लिक कंपनी हो जैसे कि आईटीसी हो, या रिलायंस हो, या जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी पेटीएम, ये तो बेसिकली पब्लिक लिस्टेड है सर, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है। और एज ए स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी होने के नाते ये अपना शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है, और शेयर होल्डर के हाथ में ये डिविडेंड टैक्सेबल होता है। ठीक है, और इसको अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है। कहाँ ट्रीट किया जाता है? 5 हेड्स ऑफ इनकम में से ये अदर सोर्स हेड में ट्रीट किया जाता है। लेकिन डिविडेंड का भी ना कुछ अलग अलग मैटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल के रखा है। अब उसी के बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। ठीक है, इन सिंपल डिविडेंड क्लियर हुआ सबको कि सर डिविडेंड क्या है? मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, फिर भी अगर तो कोई डाउट है तो पूछ लो अभी कि सर डिविडेंड क्या है। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। ठीक है, ये স্যার একটু नॉर्मल রিপিট सेंस। করবেন, নেটটা চলে গেছিল। अरे ठीक है, मतलब रिपीट में बहुत सिंपल कर देता हूँ। देख, मैं बस इतना बोलूंगा कि अगर कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कौन हुए? अगर तुमने आईटीसी में इन्वेस्ट किया तो तुम आईटीसी का कौन हो जाओगे? इतना बोलो। शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। अब मानो तुमने आईटीसी में इन्वेस्ट करके, मैं बस दो बात समझा रहा था कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करके आप दो तरीके से इनकम कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका है आप कैपिटल गेन कर सकते हो। जैसे आईटीसी में अगर किसी ने लास्ट ईयर दिवाली में इन्वेस्ट किया था, एक्चुअली जो लोग मेरे क्लास में स्टॉक मार्केट का क्लास करता है, जो डेली मॉर्निंग को चलता है सर 9 साढ़े 9 से, वहां पर ये सब डिस्कशंस होता रहता है थोड़ा। तो ऐसे लास्ट ईयर बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया। जब आईटीसी का दाम 170-80 था उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने खरीदा है, और कुछ लोग 220-22 के इधर भी खरीदा है। ठीक है, इट्स अराउंड दिवाली। ठीक है, अराउंड दिवाली और विंटर सीजन के आसपास का भी, जनवरी का भी आप हिसाब देख रहे हो। तो 220-22 में अगर जिसने भी शेयर खरीदा है एक साल पहले, अभी एक एक शेयर का दाम चल रहा है सर 333, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज। ठीक है, अब मैं यही बात कर रहा था कि 230 से 330 पर शेयर में 100, अगर किसी ने भी 1000 शेयर में इन्वेस्ट किया था, मतलब 1000 इंटू 230, ठीक है, या फिर 100 इंटू 230, जिसका जितना कैपिटल है, ठीक है, वो अपना पैसा इस तरह से यूज करता है। तो मैं 1000 का एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ कि इफ यू हैव 1000 शेयर्स इन आईटीसी, तो 1000 करके 230 करके आपने इन्वेस्ट कितना कर दिया था? 2,30,000 का, है ना सर? और आज आपके पास कितना है? 3,30,000 का। आपने कमा कितना लिया? 1,00,000 का। ये जो इनकम का बात मैं कर रहा हूं ना, 2,30,000 से 3,30,000, ये एक्चुअली आपका कैपिटल गेन इनकम है। ठीक है, जिसने आप लोगों ने ही बताया कि सर ये कैपिटल गेन है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी आपको डिविडेंड भी दिया होगा। आईटीसी है, डिविडेंड देने में जाने जाते हैं सर। ठीक है, अब आईटीसी जैसे कंपनी डिविडेंड देने में जाने जाते हैं, तो ये डिविडेंड भी दिया। ठीक है, इसका ग्रोथ थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होता है ऐसे कंपनी का, लेकिन इसका डिविडेंड भी है। तो अगर आपने 1000 शेयर होल्ड करके रखा, तो 1000 इंटू 10 टका करके, या कितना दिखाया, 11.50 रिसेंट ईयर का बता रहा था, तो 11.50 करके जितना होगा उतना डिविडेंड इनकम आप जरूर कर लिए होंगे। बात समझ में आया रे? यस सर। तो कैपिटल गेन इनकम तो आपके पास रहेगा ही, जब आप सेल करोगे कैपिटल गेन हो जाएगा। वो कैपिटल गेन में उसका टैक्स ट्रीटमेंट होता है, मतलब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो
तो ये जो आपको मैंने पहले दिखाया 2,30,000 का एक साल पहले, आज 2,00,000 3,30,000, ये तो कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कंपनी की तरफ से आपको जो डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, जैसे 1,000 शेयर करके अगर आपके पास है और कंपनी 11 टका 50 पैसा करके डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर कर रहा है, तो पर शेयर होल्डर पर शेयर के तहत आपको 11 रुपीज 50 करके आपको मिलेगा। और उतना ही का पैसा मतलब 11,500 आपको डिविडेंड के तौर पे मिल जाएगा। ये जो इनकम आपका है, इसको अदर सोर्स ट्रीट करता है। बात समझ में आया? बस यही बात मैं सर कर एटी के रहा पर था। मंथ है? नहीं सर, एनुअल होता है डिविडेंड, अच्छा एनुअल होता है। डिविडेंड नॉर्मली एनुअल होता है। दो तरह का डिविडेंड नॉर्मली कंपनी डिक्लेयर करता है, एक एनुअल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में भी सिखाया जाता है, जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हैं वहां पर भी बात होता है। बट रेगुलर लाइफ के अंदर से आप लोग इसको सिंपल तरीके से समझाने का थोड़ा कोशिश किया। ठीक है, दो तरह का होता है, एक एनुअल डिविडेंड, एक इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड बीच में कंपनी हाफ ईयरली बेसिस में कभी कहीं कभार, ठीक है, वो अपने शेयर होल्डर को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, मतलब शेयर होल्डर का क्या है ना, वो थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे यार पैसा नहीं मिल रहा है, तो कंपनी थोड़ा शेयर होल्डर को मोटिवेट करने के लिए, भाई रहो हमारे साथ, हम आपके साथ अच्छा करेंगे, तो कंपनी कभी कभी इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करता है। तो मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इसके बारे में तो चर्चा फिलहाल नहीं करूंगा। डिविडेंड के बारे में चर्चा करने का बहुत सारा जगह होता है सर। एक तो फाइनेंस में, ठीक है, वहां पर डिविडेंड के बारे में स्पेशल डिस्कशन होता है, डिविडेंड पॉलिसी बोल के। दूसरा एक होता है कंपनी लॉ के अंदर भी, ठीक है, वहां पर भी डिविडेंड रिलेटेड एक स्पेशल टॉपिक आता है, जहाँ डिविडेंड रिलेटेड कैलकुलेशंस को करने के लिए लॉ क्या बोलता है उसके बारे में बात करता है। पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टैक्स रिलेटेड मैटर। ठीक है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड में सेक्शन 56 स्टार्टिंग में ही बोलता है कि भाई डिविडेंड इनकम, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1। ओके, मैंने बहुत बोल दिया आपको आइडिया। अब चलो टैक्स में आ जाते हैं, क्योंकि टैक्स का प्रोविजंस बिना जाने टैक्स का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। Dividend income is always taxable under the head income from other source. The term dividend as used in the act has a wider scope and meaning than under the general law. ठीक है, मतलब सिर्फ लॉ नहीं, इसका बहुत बड़ा स्कोप है सर। जो मैं आपको बता रहा ना कि इसको फाइनेंस में भी डील किया जाता है, ऐसे अभी जो मैं आपको बता रहा था फाइनेंशियल मैटर ही बता रहा था। इसको आप कंपनी लॉ के अंदर भी डिविडेंड के बारे में स्पेशल डिस्कशंस किया जाता है। बट फिलहाल जितना जरूरी है मैं आपको बताया कि इन सिंपल डिविडेंड होता क्या है। अब चलो डिविडेंड कवर्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके क्लॉज ई तक लंबा एरिया है सर। डिविडेंड के बारे में जो ओवरऑल एरिया है इनकम टैक्स में, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके क्लॉज ई तक है, मतलब ए बी सी डी ई, इस तरह से डिस्कशंस होता है सर। अब चलो देखते हैं कि एक एक सेक्शन क्या बात करता है डिविडेंड के बारे में। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर मेरे साथ साथ, ठीक है। अगर आप मेरे साथ साथ प्रोविजंस को पढ़ोगे तो फिर जाके जाके जब क्वेश्चंस भी डील करेंगे ना, तो आप लोगों का जवाब देना भी बड़ा आसान होगा। ठीक है, इसलिए प्रोविजंस के बेसिस में ही टैक्स लॉ रियल में काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब इन सिंपल कंपनी जो प्रॉफिट करता है उसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में आगे आगे मैं चर्चा कर लूंगा आप लोगों से कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में इनकम टैक्स क्या कहना चाहता है। बट फिलहाल मैं बस इतना आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी क्या करता है, अपना प्रॉफिट को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर के बीच में, वो इधर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, मतलब बिजनेस में आप उसे कैपिटलाइज करो या ना करो, बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर is dividend if it entails the release of all or any part of its assets. If accumulated profits are distributed in cash, अगर accumulated profit को कैश में दिया जा रहा है, it is dividend in the hands of shareholder, जो मैं इतना देर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, where accumulated profits are distributed in kind, अच्छा कई कबार ऐसे भी होते हैं कि कंपनी क्या करते हैं, कैश ना देके काइंड में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ शेयर्स एटसेट्रा, मतलब आपको कैश नहीं दिया, आपको कंपनी क्या किया, थोड़ा एक्स्ट्रा शेयर दे दिया कि चलो इस बार मैं आपको पैसा नहीं देता, बट बदले में आप कंपनी का एक्स्ट्रा शेयर रखो। सर क्या वो बोनस शेयर टाइप हो गया? ये बोनस शेयर तो है, पर कंपनी डिविडेंड की जगह भी आपको कैश ना देके एक्स्ट्रा शेयर होल्डिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा शेयर दे देता है। ठीक है, दे सकता है।
कंपनी के साथ शेयर होल्डर का रिलेशन ऐसा चलता है सर कि इस बार ना कंपनी आपको कैश नहीं दे पाएगा, लेकिन बदले में आप कंपनी का शेयर होल्ड कर सकते हो। हाँ, जिसे कोई कोई बोनस शेयर के साथ भी कनेक्शन जोड़ सकते हो कि सर क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, 1:1, 1:2, 1:3, अलग अलग टाइप ऑफ डील होता है सर, कि एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा, दो के बदले एक के बदले दो, एक के बदले तीन, ऐसा ऐसा कंपनी के साथ शेयर होल्डर का डीलिंग्स होता है। बट सिंपल बात है कि आप अगर कैश देके कैश के बदले कोई और चीजें जैसे कि शेयर दे रहे हो, इंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनी एसेट्स, या फिर कोई पर्टिकुलर एसेट दे रहे हो, द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन इज डीम्ड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अगर कंपनी कैश ना देके कोई काइंड दे रहा है, ठीक है, कहीं चाहे कंपनी कोई एसेट ही कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रहा है, या फिर कंपनी अपना शेयर एक्स्ट्रा शेयर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे ऑफर कर रहा है, तो मार्केट वैल्यू उसका क्या है जिस दिन आप उसको रिलीज कर रहे हो, वो डेट को, वो उस पर्टिकुलर डेट में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को डीम डिविडेंड माना जाएगा। अगर शेयर का वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर उसका 1000 है तो 1000 का डिविडेंड मानेंगे, अगर मार्केट वैल्यू 100 है तो 100 का डिविडेंड मानेंगे। सर ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है? सर ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मार्केट में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, नॉर्मली सीएसए वगैरह ही होता है सर, ठीक है, सीएसईए में, या फिर वैल्यूअर, जिनको नॉलेज है कि कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। आगे आगे आप लोग ये सब एक्सपर्टीज भी सीखोगे, अगर आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज अच्छा रहेगा ना, आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन में भी अपने आप को टॉप कैटेगरी में लेके जा सकते हो। बट फिलहाल मैं मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है इस बारे में चर्चा फिलहाल नहीं करता, बट इतना तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि हर चीज का एक मार्केट में दाम होता है, हर चीज का, हर एक छोटा से छोटा चीज का भी मार्केट में दाम है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका मार्केट में वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस तो कोई चीज नहीं है। अगर हवा पानी का मार्केट में दाम हो गया तो सोचो कि और क्या क्या चीज का मार्केट में दाम होगा। मतलब एक जमाना था जब हवा और पानी कम से कम फ्री में मिलता था इंसान को, आजकल पानी को भी डब्बा में भर के 20-20, 30-30 टका में बिक रहा है सर, ठीक है, हवा भी सिलेंडर में भर के उसका भी हॉस्पिटल्स वगैरह में अच्छा दाम लिया जा रहा है, क्योंकि नेचर खराब हो रहा है। चलो सर ये सब बातें अच्छा नहीं लगेगा अभी, वैल्यू तो शेयर का भी क्या इतना कोई बड़ी बात नहीं है। So if accumulated profits are distributed in cash, it is dividend in the hands of shareholder. Where accumulated profits are distributed in kind, for example, delivery of shares, etc., entailing the release of company's asset, the market value of such shares on the date of such distribution is deemed as dividend in the hands of shareholder. ठीक है साहब? अरे बोझा जाच्छे समझ में आ रहा है? यस थोड़ा सर। बताइएगा सर। देखो सर, प्रोविजंस है, थोड़ा सा बोरिंग साउंड करता है, लेकिन अभी एक एक पॉइंट के अंदर भी ना कुछ ना कुछ छुपा होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये देखो बोनस आ ही गया। अब क्या है बोनस मुझे बताना पड़ेगा, ऐसे ही आपको फिर से बता देता हूँ सर, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर ये क्या है? ये क्या है सर? ये सब अकाउंटिंग बातें हैं क्या? हाँ सर, सब अकाउंटिंग बातें हैं। अकाउंट्स में ये सब चीजें आप लोग सुनते हो बचपन से, डिवेंचर के बारे में सुने हो। डिपॉजिट सर्टिफिकेट क्या होता है? डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन द सेंस कि कंपनी अपना डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करता है, कि मतलब कोई बंदा जैसे बैंक में पैसा रखता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, वैसा ही बैंक कंपनी डिपॉजिट्स भी होता है। तो कंपनी में डिपॉजिट रख के कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है, ऐसा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर क्या होता है? कंपनी को लोन देना, ठीक है। डिवेंचर क्या होता है? कंपनी को लोन प्रोवाइड करना। डिपॉजिट सर्टिफिकेट क्या होता है? कंपनी में अपना डिपॉजिट होल्ड करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर कभी कंपनी ऐसा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू विच शेयर होल्डर्स बाय ए कंपनी ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक। सर डिवेंचर स्टॉक के बारे में कभी सुने हो? डिवेंचर तो सुने होंगे। डिवेंचर क्या होता है? मार्केट में बहुत डिवेंचर बिकता है सर। मतलब डिवेंचर एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप डिवेंचर स्टॉक को समझना चाहते हो तो आपको पहले डिवेंचर क्या है वो जानना चाहिए। ज्यादा डिटेल्स पे तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो ना आप लोग को ऐसा लगेगा कि मैं कोई म्यूचुअल फंड का क्लास या स्टॉक मार्केट का क्लास करा रहा हूँ, तो मैं हल्का सा बोल के निकल जाऊंगा सर। मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में थोड़ा सा विजिट कर रहा हूँ आपको डिवेंचर का या बॉन्ड का आइडिया देने के लिए, ठीक है।
नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी करता है तो उसे बॉन्ड कहते हैं, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करे तो उसे हम लोग डिवेंचर का नाम देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रिसेंटली कंपनी लॉ के क्लास में डिवेंचर के बारे में बताया, बट फिर भी कंपनी लॉ का क्लास तो वहाँ कंपनी लॉ का है, वहाँ पर टैक्स के बारे में बात हो रहा है तो टैक्स में बात कर रहे हैं। सर आप लोग देख पा रहे हैं इधर साइड में देखो तो ये ना ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, मतलब बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डिवेंचर। इंडिग्रेड, एनएचएआई, एनएचएआई क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआईएचएफएल, एनएचआईटी, आईआईएफएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना, बोलो ना। है सर। ये देखो ये सब रेगुलर टाइप बॉन्ड है, रेगुलर मतलब टैक्स फ्री नहीं है, कुछ होता है जिसमें टैक्स फ्री भी होता है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि ये सब टैक्स फ्री है बोल के, लेकिन रेगुलर मतलब टैक्स फ्री नहीं है। कूपन रेट देखो 8.20%, फेस वैल्यू देखो 1000 टका, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है 1055, मतलब अगर आज किसी को लेना है तो 1055 में लेना है, 1055 में। फेस वैल्यू कितना था 1000 रुपीज का। ऐसे इसका कैलकुलेशन मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लास में सिखाता हूँ। देयर इज ए चैप्टर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, वहां पर ये सब कैलकुलेशन सिखाया जाता है। ठीक है, जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हैं वहां पर मैं कराता हूँ सर। लेकिन फिलहाल मैं कैलकुलेशंस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको इतना कहना चाहता, कंपनी जब डिबेंचर इशू करता है, जैसे ये इंडिग्रिड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनको चाहिए पैसा, ये क्या किया, क्योंकि ये सरकारी है तो डिबेंचर या बॉन्ड इशू कर दिया, तो बदले में जो भी आम आदमी है जो शेयर होल्डर बनना चाहता है, या यहाँ पर शेयर होल्डर का बात नहीं है, यहाँ पर वो डिबेंचर होल्डर बनना चाहता है, तो वो कंपनी को डिबेंचर या बॉन्ड होल्ड करके पैसा दे दिया, बदले में कंपनी उनको इतना इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करेगा ही, 8.75 9%, जो भी। बहुत लंबा लिस्ट है, ये कोई 4-5 लिस्ट नहीं है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू करोगे ना, आपको हजारों कंपनी का डिटेल्स मिलेगा, आपको हजारों कंपनी का डिटेल्स मिलेगा जो यहाँ पर पूरा लंबा लिस्ट में लगा हुआ है। आप अगर बस जाओ एनएसी के साइड में जाके आप बस बॉन्ड का सर्च करो, आपको पता लगेगा। और इंडिविजुअल लेवल में भी कंपनी, हमेशा कोई ना कोई कंपनी आप देखना बॉन्ड डिवेंचर इशू किया है, ठीक है, आप गूगल करके भी ढूंढ सकते हो डिवेंचर इशू के बारे में। एनसीडी ऐसे ऐसा नॉर्मली होता है, एनसीडी, ठीक है, एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, एनसीडी इन न्यूज। जस्ट देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं, इसका दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ सर, ठीक है, जैसे बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, ये देखो इशू ओपन है, क्या एक कंपनी है इनक्रेड फाइनेंशियल्स बोल के कोई है जो एनसीडी लेके आ रहा है। एनसीडी क्या हो गया, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मतलब इसको स्टॉक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किस पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, स्टॉक में, मतलब शेयर में, ठीक है, आप इसको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनक्रेड फाइनेंशियल्स बोल के कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो ला रहे सर। इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अनाउंस द पब्लिक इशू ऑफ सिक्योर्ड एंड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स of the face value of 1000 each amounting rupees 175 crore with an option to retain over subscription up to 175 crore aggregating to total 350 crore. The issue for the same has opened subscription today and will close on Friday January 27 2023। समझ में आ रहा है सर, हर कोई अप्लाई कर सकता है अगर किस्मत अच्छा हो, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा ना हो, अगर टू मच ओवर सब्सक्रिप्शन ना हो तो मिल सकता है सर। क्या, एनसीडी मतलब कन्वर्ट डिवेंचर। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि जब हम एज ए डिवेंचर होल्डर, जब हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में कंपनी हमें उसको रिडीम करता है ना, तो वही बात यहाँ पर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो यहाँ इसमें क्या बोल रहे हैं सर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट शेयर होल्डर बाय ए कंपनी ऑफ डिवेंचर्स, जैसे जिसने भी कंपनी को डिवेंचर देगा बदले में कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट बाद में करेगा, है ना। अच्छा, डिवेंचर स्टॉक समझाने का कोशिश कर रहा था। डिवेंचर स्टॉक क्या है जानते हो, इसमें थोड़ा सा फर्क है। मतलब मानो कि जैसे ये कंपनी डिवेंचर दिया ना आपको, ये जो अभी इशू कर रहा है, कितने का इशू साइज है, 175 करोड़ का है, 1000 रुपीज का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू नॉर्मली 10,000 के आसपास का होता है सर, कि कम से कम 10,000 का अमाउंट आपको लेना चाहिए, कम से कम 10 डिवेंचर आप होल्ड करोगे तो होगा। लेकिन डिवेंचर स्टॉक और डिवेंचर में ये फर्क है कि आप कंपनी में डिवेंचर देते हो, ठीक है, मानो जैसे मानो कि ये जो कंपनी है जिसने बोला
कि 1000 पर डिवेंचर का वैल्यू है, ठीक है। अब आप कंपनी को 1000 डिवेंचर 1000 टका करके एक एक डिवेंचर, मानो आपने 2 लॉट ले लिया, एक लॉट में पर लॉट मानो 10 है, तो एक लॉट में 10 डिवेंचर आता है, तो 1000 इंटू 10 करके पर लॉट का वैल्यू होता है 10,000। ध्यान से सुनना बात को। अब ये 10,000 का जो डिवेंचर आप कंपनी को दे रहे हो, ये तो प्योर डिवेंचर है, बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा, नॉर्मली 8-9%, 10% तक भी जाता है सर, ऑन एन एवरेज। बैंक से तो ज्यादा ही होगा, बैंक एफडी से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि नहीं तो आप देंगे क्यों? अगर बैंक में आपको सेफली 7% मिलता है, तो आप फिर फालतू में बैंक छोड़ के क्यों जाओगे, या पोस्ट ऑफिस छोड़ के क्यों जाओगे, है ना? तो कम से कम 8-9-10% के आसपास का डिवेंचर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन डिवेंचर स्टॉक स्टॉक थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, आप कंपनी में डिवेंचर देते हो, पर बदले में कंपनी, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, बदले में कंपनी उसका शेयर आपके पास मॉर्गेज रखता है। मतलब डिवेंचर आपने दिया डिवेंचर, बट मॉर्गेज अगेंस्ट शेयर। मतलब अगर बाई चांस कंपनी आपको डिवेंचर रिडीम नहीं कर पाता, तो उसका जो शेयर है वो आपके नाम पे कर देगा। और शेयर आपके नाम पे करने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कंपनी बंद भी होता है, तो आपका शेयर होल्डिंग है और आपको उसका क्लेम मिलेगा। इसे कहते हैं डिवेंचर स्टॉक। मतलब जिसका नेचर जो है वो डिवेंचर आप कंपनी को दे रहे हो, पर बदले में कंपनी अपना शेयर आपके पास, मतलब आपके नाम पे मॉर्गेज कर देगा। शेयर के बदले डिवेंचर। कुछ समझ में आया सर? इसे डिवेंचर स्टॉक कहते हैं। हेलो सर, बहुत सारा, मतलब देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो मार्केट में ऑपरेट होता है। ये सब इतना डिटेल्स तो नॉर्मली फाइनेंस क्लास में मुझे ज्यादा मौका मिलता है सर बात करने का, फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में। बट फिर भी, क्योंकि देखो सर, इनकम टैक्स पढ़ने के टाइम पे अगर सामने आ रहा है, अगर मैं बिना बोले निकल जाऊं तो क्या मतलब है फिर, है ना? इसलिए थोड़ा सा तो मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय ए कंपनी ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट। मतलब भले ही वो विद इंटरेस्ट आप उसको रिडीम करो कंपनी की तरफ से, या विदाउट इंटरेस्ट करो। एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर। अब आपके मन में फिर से आ गया सर, अच्छा बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला यहाँ पर। बोनस शेयर क्या होता है? मैं आपको कुछ देर पहले ही बता रहा था। मानो कि आप किसी कंपनी का 10 शेयर होल्ड करते हो, ठीक है, कोई भी कंपनी से, फॉर एग्जांपल आप आईटीसी में बोनस शेयर होल्ड करते हो, सॉरी, शेयर होल्ड करते हो, बोनस शेयर नहीं, आप आईटीसी का शेयर होल्डर हो। अब आईटीसी ने डिक्लेयर किया कि मुझे बोनस डिक्लेयर करना है। अब बोनस क्या होगा कि अगर कंपनी बोला कि 1:1 इस बेसिस पे बोनस, ऐसा ऐसा खबर भी आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है। बोनस शेयर का भी न्यूज अगर आप देखना चाहोगे, ऐसा खबर भी आपको दिख जाएगा। जैसे मुझे मिला था रिसेंट ट्रेंड में इन्फोसिस से, ठीक है, इन्फोसिस मुझे बोनस दिया था सर 1:2 के बेसिस में, मोस्ट प्रोबेबली। बोनस शेयर न्यूज, कुछ न्यूज ढूंढते हैं सर, इंडियन मार्केट में मिल जाए तो। बोनस डिक्लेयर बाय कंपनीज लिस्ट, ये देखो यहाँ पर ना पूरा आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज का डिटेल्स मिलेगा, जिसने जिसने रिसेंट डेट में बोनस डिक्लेयर किया है। और ये देखो रेशियो भी देके रखा है, ये मैंने मनी कंट्रोल के साइड में आ गया, ये देखो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? लुक एट सर, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, बॉम्बे मैट्रिक्स, केपीआई ग्रीन 1:1 रेशियो, दिखाई दे रहा है सर? हेलो, ग्लोब कॉमर्शियल, रामा स्टील 4:1, 4 के बदले 1 शेयर, 1 के बदले 10 शेयर, 3 के बदले 1 शेयर, 6 के बदले 1 शेयर, 3 के बदले 1 शेयर। ज्यादातर बड़े बड़े पॉपुलर कंपनी 1:1 बहुत ज्यादा देता है, ठीक है। तो ऐसा होता है बोनस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बोला है कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर्स में बता के रखा सर, कि जो कंपनी का प्रेफर्ड शेयर होल्डर है, मतलब कंपनी को आपने शेयर तो दिया था, मतलब पैसा तो दिया था, कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था, बट प्रेफरेंस बेसिस में। अब प्रेफरेंस बेसिस में क्या होता है, आप एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मतलब मानो कि आपने कंपनी को 10 लाख दिया, लेकिन आप कौन हो? आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और आपने कंपनी को क्या बोला कि ठीक है, आप कंपनी ने आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के तौर पे चूज किया, और आपने भी कंपनी को जो अमाउंट कंपनी को जरूरत था आपने दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि मुझे ना 15% रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो कंपनी राजी होगा, तो दोनों में एक डील होगा, तो उसमें हो जाता है सर, ठीक है, और बदले में कंपनी कुछ शेयर आपको देता है। आपने टोटल 10 लाख दिया, मानो कंपनी का शेयर का दाम अगर 1000 है, तो आपको 10 लाख डिवाइडेड बाई 1000 करके नंबर ऑफ शेयर आप काउंट कर लो। अब ऐसा सिचुएशंस भी आ सकता है कि जब कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को बोनस डिक्लेयर कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कि अगर किसी के पास 10 शेयर है, तो कंपनी बोल रहा है कि और 10 इनको दिया जाए। 10 तो था पर और 10 आ जाएगा, कैसे आएगा? 1:1 बेसिस में। एक तरह का क्या हो रहा है, ये सब कंपनी की तरफ से अपने शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट एक्रू करना हो रहा है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर के हाथ में ना ये सब डीप डिविडेंड माना जाएगा। सर इतना देर से मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, कि ये सभी जो भी आपके शेयर होल्डर के हाथ में आएगा विल बी डीम्ड एज डिविडेंड to the extent which the company possesses accumulated profits whether capitalized or not। मतलब भले ही वो पैसा कंपनी के कैपिटल में कैपिटलाइज हो या ना हो, डजेंट मैटर, ये शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड हो जाएगा। डीम डिविडेंड का मतलब मान लेंगे कि डिविडेंड है। सर वैल्यू कैसे करेंगे? सर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। इन द केस ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक, ठीक है, डिवेंचर स्टॉक का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया। डिवेंचर स्टॉक क्या हो गया, आप कंपनी को डिवेंचर दे रहे हो, पर बदले में कंपनी अपना शेयर आपके नाम पे मतलब मॉर्गेज कर रहा है। मतलब अगर बाई चांस कंपनी आपको डिवेंचर नहीं दे पाता है, तो कंपनी का शेयर होल्डर आप मतलब कंपनी आपको उसका शेयर होल्डर बना लेगा। Their value is to be taken at the market rate, and if there is no market rate, they should be valued according to the accepted principle of valuations। ठीक है, अब फिलहाल वैल्यूएशन प्रिंसिपल में जाने का जरूरत नहीं है, बट अगर मार्केट रेट नहीं है, तो अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट में उसका वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। बोनस शेयर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, इस यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात कह दिया सर, ये बात याद रखना पड़ेगा इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो बोनस मिलता है उसे डीम डिविडेंड माना जाता है, लेकिन यहां पर आपको दोनों चीज ख्याल रखना पड़ेगा। प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस, सर आप लोगों को पता तो है ना, प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस? कोई डाउट है क्या किसी को प्रेफरेंस और इक्विटी में? बताओ सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या आप लोगों को डिफरेंस में कोई डाउट है क्या? नहीं तो मैं बता देता हूं फिर से एक बार, 2 मिनट बोलो। कंपनी में एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और कंपनी में एक इक्विटी शेयर होल्डर का क्या क्या डिफरेंस होता है? मतलब आप कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो और आप कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर हो, क्या नेचर में फर्क आएगा? सर आप लोग कनेक्टेड हो? आवाज आ रहा है मेरा? बोलो। यस सर। देखो सर, देखो यहाँ पर ना एक छोटा सा डिफरेंस में ही आप इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में समझ जाओगे। ये कंपनी का ना, मैंने एक इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रखा, ये किसका है? आईटीसी का ही है। फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंपनी उठा लो। ये देखो कंपनी रेवेन्यू कमा रहा है। कंपनी क्या कमा रहा है सर? रेवेन्यू कमा रहा है। यहाँ पर आपको लंबा लिस्ट मिल जाएगा, 2019, 20, 21, 22, डजेंट मैटर। लेकिन कंपनी का क्या है सर? या कंपनी क्यों, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी, उसका बिजनेस पैटर्न ऐसा ही है। वो रेवेन्यू कमाएगा, रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करेगा। एक्सपेंस में क्या रहता है? रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय का खर्चा, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चा, ये सब माइनस करने के बाद उसे कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? ईबीआईटीडीए। क्या मिल जाएगा सर? ईबीआईटीडीए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल मिला के। अब आप बोलोगे सर टेंजिबल क्या? टेंजिबल मतलब लैंड बिल्डिंग टाइप्स, और इंटेंजिबल मतलब गुडविल कॉपीराइट टाइप्स, ठीक है। ये सब चीजों को ना डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है। मतलब टेंजिबल एसेट्स में डिप्रिसिएशन होता है और इंटेंजिबल में ना अमोर्टाइजेशन होता है। मतलब बिजनेस का गुडविल भी ना गिरता है। जैसे मानो कि अगर हिंदुस्तान मोटर, मतलब ये जो एम्बेसडर कार कोलकाता में जो चलता है, 1990s में अगर इसका गुडविल वैल्यूएशन करते, और अगर आज आपको इस कंपनी का गुडविल वैल्यूएशन करने बोला जाए, तो कब ज्यादा होगा सर? 1990 का एम्बेसडर का वैल्यूएशन ज्यादा होगा गुडविल का, कि 2020 में ज्यादा होगा? प्लीज टेल मी। 2020। 2020 में गुडविल ज्यादा होगा एम्बेसडर कार का? हाँ सर। पुराना है, এটা से 1990। मतलब क्या इसका मतलब आप नहीं समझ पाए?
मतलब गुडविल भी कंपनी का गिरता है, उसका भी वैल्यूएशन कम होता है। तो जब किसी इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन को कम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं जानते हो? उसे एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमोर्टाइजेशन। ठीक है। फिक्स एसेट्स हो, टेंजिबल हो तो डिप्रिसिएशन होगा। अगर फिक्स एसेट्स है पर टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है, लाइक गुडविल वगैरह, इसका एमोर्टाइजेशन होता है। तो ये सभी चीजें माइनस करने के बाद आपको ईबीआई टीडीए मिलता है। ईबीआई टीडीए से आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन, और ये हट जाएगा। तो बचेगा आपका पीबीआईटी, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ध्यान से सुनना बात को। अब कंपनी का ये ना पहला पहला प्रॉफिट है, जैसे आप लोग सुनते होंगे पहला पहला प्यार है, वैसे ये है पहला पहला प्रॉफिट। ठीक है। अब पहला पहला प्रॉफिट से कंपनी क्या करता है? अपना इंटरेस्ट को माइनस करता है। माइनस क्यों करेगा? अरे देना जो होता है, कंपनी जहां जहां से लोन लिया है, लोन का इंटरेस्ट सबसे पहले देना पड़ेगा। डिबेंचर भी इसमें आता है, बैंक लोन, डिबेंचर वाले, इन सभी का इंटरेस्ट ना इस गैप में चला जाएगा। इंटरेस्ट देने के बाद बचेगा पीबीटी, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद बिजनेस के पास क्या रहेगा सर? टैक्स, टैक्स देना पड़ेगा। पीबीटी से नेट इनकम को क्लिक करेंगे ना, तो सरकार के घर में टैक्स देना है। टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसे नेट इनकम कहते हैं। ये जो नेट इनकम आया ना, इस नेट इनकम में सबसे पहले किसका अधिकार है? इक्विटी का कि प्रेफरेंस का? हेलो, प्रेफरेंस। थैंक यू सर। ये जो नेट इनकम है इसमें सबसे पहला अधिकार प्रेफरेंस वाले का है। अब प्रेफरेंस वाले फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट जितना भी हो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है? फिक्स्ड अमाउंट। प्रेफरेंस वाले फिक्स्ड अमाउंट लेता है। तो कंपनी अपने नेट इनकम करने के बाद जो भी प्रॉफिट करेगा वो उसके ऊपर बेस करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करेगा, वो भी इक्विटी से पहले। नेट इनकम से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचेगा उसे नंबर ऑफ शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करके अर्निंग पर शेयर होल्डर मिले, जिसको इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर हम लोग जो लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, आमतौर पे जो खबर आप लोग सुनते हो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर दे ऑल आर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी और प्रेफरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट का जो हकदार है वो प्रेफरेंस पहले है, लेकिन प्रेफरेंस फिक्स्ड अमाउंट लेता है। अगर पहले से 10% बोला तो 10%, पहले से 12 बोला तो 12, पहले से 15 बोला तो 15, ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन इक्विटी का क्या है? कंपनी ज्यादा करेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, कंपनी कम करेगा तो उसको कम मिलेगा, कंपनी कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखें सर, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों ही आफ्टर टैक्स आइटम, मतलब कंपनी सरकार के घर में टैक्स देने के बाद ही, सरकार के घर में टैक्स देने के बाद, ये देखो सर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आता है टैक्स। टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी, पहले प्रेफरेंस को जाएगा फिर इक्विटी को जाएगा। लेकिन एक बात अगर याद रखे, टैक्स से पहले लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये सब फाइनेंशियल मैटर है सर, रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है ये। इस ये सब चीजों ना भूलना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखे। क्योंकि देखो सर, आज का जो डिविडेंड का टॉपिक है ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, और सारा प्रोविजन कहीं ना कहीं आपको उसी तरह से लेके जा रहा है, तो मुझे भी जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मे भी आपको थोड़ा साउंड और ऐसे टैक्स कम और फाइनेंस ज्यादा लग रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता सर, मैं तो बस जैसा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस करके आपको समझाने के लिए लेके जा रहा हूँ सर। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको आइडिया लगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कब पेमेंट करना पड़ता है और इक्विटी शेयर होल्डर को कब पेमेंट करना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि बोनस शेयर्स गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड। ख्याल रखना बात का। ठीक है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिल रहा है तो उसे डिविडेंड में डीम डिविडेंड के तौर पे माना जाता है। डीम डिविडेंड मतलब ऐसे तो बोनस डिविडेंड नहीं है, ऐसे तो बोनस डिविडेंड नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे डिविडेंड मान लेता है। ठीक है, अरे बोझा যাচ্ছে सर। देखो प्रोविजंस है, अब आगे आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन फिलहाल प्रोविजंस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन। सर लिक्विडेशन क्या होता है? कंपनी जब लिक्विड होता है, कब कंपनी को कब लिक्विड बनाया जाता है? जब कंपनी बंद होता है, जब कंपनी को क्लोज किया जाता है। तो उसमें कहता है सर एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन
to the extent to which the distribution is attributed to the accumulated profit from of the company immediately before its liquidation, whether capitalized or not, it's deemed to be dividend income. कंपनी जब अपना एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर के बीच में, उस टाइम पे भी शेयर होल्डर के हाथ में जो भी अमाउंट जाता है उसे भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ द लिक्विडेशन कैन नॉट अमाउंट टू डिविडेंड। लिक्विडेशन के बाद अगर कोई अमाउंट शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे डिविडेंड माना नहीं जाएगा, इसे रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल मानता है। लेकिन कंपनी लिक्विडेट होने से पहले अगर कोई भी अमाउंट कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे डिविडेंड माने। लेकिन एक बार कंपनी लिक्विडेट हो जाए उसके बाद अगर कोई अमाउंट अराइज होता है और उसको शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का बात किया जाता है तो उसे डिविडेंड यानी रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल माना जाएगा। ठीक है, देखो सर जिसका भी अकाउंटेंसी का सेंस थोड़ा कम है ना उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपका अकाउंट्स का सेंस लो है आप उसको डेवलप करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट्स का सेंस लो है ना तो फिर आप ये सब बातें कैसे समझोगे टैक्स में, है ना। इसलिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस का सेंस को डेवलप करने के बारे में जरूर सोचे। और जब जब आप मैम के पास अकाउंट्स का क्लास करोगे या फिर मेरे पास जब बेसिक्स करोगे, ठीक है, या फाइनेंस करोगे तो आप उसके बारे में ज्यादा फोकस करिएगा कि या मेरा फाइनेंस और अकाउंट्स क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसे आएगा सर, कुछ नहीं, आजकल तो मैक्सिमम काम कंपनी का ही है, तो कंपनी रिलेटेड मैटर में आप लोगों को ऑलवेज ग्रिप रखना चाहिए। Distribution and reduction of capital. Any distribution to its shareholder by a company on the reduction of its capital to the extent to which, क्या कहता है, to the extent to which the company possessed accumulated profit whether capitalized or not shall deemed dividend। ठीक है, मतलब यहाँ पर ना बस डीम डिविडेंड के बारे में कुछ बोला है। चलो डीम डिविडेंड पे मैंने काफी बात कर लिया। अच्छा, एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, ये क्या पॉइंट है? एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। एनी पेमेंट बाय ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, अगर कोई कंपनी किसी को कोई पेमेंट कर रहा है जहां पर पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब पब्लिक का ऐसा कोई शेयर में इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, और एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू एनी शेयर होल्डर, और मानो कंपनी ने किसी को भी किसी शेयर होल्डर को कोई एडवांस या लोन दिया है, हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ 10% और मोर of the equity capital of the company will be deemed to be the dividend to the extent of the accumulated profit। अगर accumulated profit से ज्यादा अमाउंट किसी के पास जा रहा है तो उसे डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। आपको ये बात समझ में नहीं आया ना सर, डोंट वरी, इसका ना एग्जांपल करते हैं अभी, रुको। इफ द लोन इज नॉट कवर्ड बाय द accumulated profit it is not deemed dividend। अगर लोन accumulated profit का पार्ट नहीं है तो हम इसे डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अब इसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ अभी, आपको ना ये इस तरह का कॉन्सेप्ट में क्या होगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रोविजंस पढ़ोगे ना, ये समझ में आपको आ जाएगा। एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू ए स्पेसिफाइड कंसर्न। आगे आते हैं सर, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आपके मन में जो थोड़ा सा दुविधा आ रहा है ये क्लियर हो जाए। काफी देर से मैं आपको प्रोविजंस पढ़ा रहा हूँ, डिविडेंड डिविडेंड चिल्ला रहा हूँ, आप भी शायद डिविडेंड पे पागल हो गए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन करें थोड़ा सा राहत मिलेगा। सर देखो देखो, राहुल रेसिडेंट इंडियन holding 28% of equity shares in a company took a loan of ₹5 lakh from the same company। राहुल किसी इंडियन कंपनी का शेयर होल्डर है, रेसिडेंट भी है, और भारत का ही एक कंपनी का 28% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी में 28% शेयर होल्ड करता है। मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो लग रहा है सर, क्योंकि 20% होने से ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है, वहां पर तो 28% शेयर होल्डिंग। टुक ए लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द सेम कंपनी, और उसी कंपनी से राहुल ने 5 लाख का लोन भी लिया है। ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग द लोन, जिस दिन लोन ग्रांट किया जा रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 4 लाख का है। लोन ग्रांटिंग डेट में कंपनी का प्रॉफिट है 4 लाख का। द कंपनी इज एंगेज्ड इन सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और ये जो कंपनी है ये लोन देने वाला कंपनी नहीं है, मतलब कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है जो दूसरे को लोन देते फिर रहा है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। मतलब इसका एरिया ऑफ बिजनेस जो है, जो कोर बिजनेस एरिया है वो अलग है, लोन देने का कंपनी नहीं है ये एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने वाला कंपनी है। पर फिर भी इसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा ही वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, डजंट मैटर। बट आगे देखो क्या होता है। अच्छा, आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा
कि सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, थोड़ा बता दीजिएगा। सर चलो वो भी बता देंगे, लेकिन पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, क्वेश्चन कैसा हो सकता है। ये जो पॉइंट अभी चल रहा है, इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो लोन आपको दिया जा रहा है क्या इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। मतलब राहुल को जो 5 लाख का लोन मिल रहा है, क्या हम इसे डीम्ड डिविडेंड माने। इफ द कंपनी इज ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, अगर इस कंपनी में राहुल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, what would be your answer if the lending company is a private limited company। अगर ये lending company कोई private limited company है and that is which is not a company in which the public are substantially interested, क्योंकि प्राइवेट कंपनी होगा तो उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग तो नहीं होगा ना। हेलो, अगर कोई कंपनी प्राइवेट होता है तो क्या उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग हो सकता है क्या। जैसे कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड होते हैं उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इसीलिए हो रहा है ताकि पब्लिक उसका शेयर को लेके मार्केट में बिजनेस कर पाए। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न प्राइवेटली होल्ड होता है और मिनिमम 2 से लेके 200 के बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन तो यही बात कर रहा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लेंडिंग कंपनी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड दैट इज व्हिच इज नॉट अ कंपनी इन व्हिच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। बोलो सर, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। हेलो, अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ सर, थोड़ा ट्रिकी एरिया जा रहा है, बट ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आए। सर आप लोग कुछ बोलोगे, हाँ ना कुछ तो बोलो, तो फिर तो तब ना मैं आगे बढ़ूँ सर। है दादा। अब देखो सर, अगर क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन का जवाब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये देखो सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पॉइंट था। अब इसके लिए ना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है वो थोड़ा समझना भी जरूरी है। मैं आता हूँ सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी आपको समझा दूंगा, बट एक बार ना मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशंस कैसे लिखना चाहिए या कैसे बोलना चाहिए, उसमें डिविडेंड का प्रोविजंस कैसे काम करता है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सर। तो थोड़ा आराम से सुनो और थोड़ा आराम से देखो कि कैसे प्रोविजंस यूज करना है। क्योंकि प्रोविजंस का अगर मैं पूरा पढ़ के आ सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा सा चिंता में पड़ जा रहे हो कि सर इतना डिटेल्स पढ़ के क्या होगा। ठीक है, अब इसीलिए मैंने थोड़ा पहले ही क्वेश्चन में आ गया। अब देखो कि क्वेश्चन का जवाब मैं प्रोविजंस पढ़ के ही आपको देता हूँ कि आपको प्रोविजंस को कैसे पढ़ना चाहिए, तब जाके आप ऐसा जवाब दे सकते हो। एनी पेमेंट बाय ए कंपनी other than a company in which the public are substantially interested of any sum by way of advance or loan to any equity shareholder, being a person who is the beneficial owner of shareholding not less than 10% of the voting power। नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब कंपनी का टोटल शेयर होल्डिंग का कम से कम 10% तो उसका होना ही चाहिए। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आप जितना शेयर होल्ड करते हो परसेंटेज में, उतना वोटिंग पावर आपको नॉर्मली मिलता है। अगर किसी भी तरह का अलग वोटिंग राइट्स कॉन्सेप्ट ना है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो नॉर्मल तरीका ऐसा ही है सर, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग पे ही वोटिंग राइट्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, अगर ऐसा है, इज डीम्ड एज डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई टू द एक्सटेंट द कंपनी पॉसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जितना कंपनी अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पॉसेस करेगा उतना तक तो कंपनी अगर किसी को देता है, लोन भी देता है, तो भी उसको कंपनी का डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ। अब आप देखो कि क्या है सर। अब प्रोविजन सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई however will not apply where the loan is given by a company in which public are substantially interested। in such a case the loan would not be taxable as deemed dividend। अगर उसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाए तो उसे हम लोग डिविडेंड नहीं मानेंगे। in which public are substantially interested, in such a case the loan would not be taxable as deemed dividend। तब लोन को डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। however if the loan is taken from a private company, अगर लोन किसी प्राइवेट कंपनी से लिया गया, जरा ध्यान से सुने सर, अगर लोन किसी प्राइवेट कंपनी से लिया गया, दैट इज अ कंपनी इन व्हिच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, व्हिच इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड नॉट अ कंपनी वेयर लेंडिंग ऑफ मनी इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। मतलब जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, लोन प्रोवाइड करना इसका काम नहीं है।
इसका काम लोन प्रोवाइड करना नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। Then the provision of section 2 subsection 22 clause E would be attracted since Rahul holds more than 10% of the equity shares in the company। क्योंकि राहुल जो है वो कंपनी में 28% शेयर होल्ड करता है, तो 10% से तो ज्यादा हो ही गया। तो ये बात करता है द अमाउंट चार्जेबल एज डीम्ड डिविडेंड। अब यहाँ पर बात है सर, ये डीम्ड डिविडेंड पे आ जाएगा, मतलब ये मान लिया जाएगा कि ये जो अमाउंट ऑफ लोन राहुल को मिला है ये डिविडेंड के तौर पे काउंट किया जाएगा। मतलब एक्चुअली राहुल को मिला है लोन, बट हम लोग मानेंगे एज पर द कंपनी लॉ डीम्ड डिविडेंड। बात को समझे, राहुल को मिला है लोन कंपनी से, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इसे लोन नहीं डीम्ड डिविडेंड मानो। ठीक है, क्योंकि राहुल का इसमें जो सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है वो 10% से ज्यादा है, मतलब जो वोटिंग पावर है। ठीक है, और साथ में ये भी देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक लिया जाए। The amount chargeable as deemed dividend cannot, however, exceed the accumulated profit held by the company on the date of giving the loan. Therefore, the amount taxable as deemed dividend would be limited to accumulated profit, that is 4 lakh, and not the amount of loan, which is 5 lakh. मतलब डिविडेंड कितना माना जाएगा, जितने का कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन प्रोवाइड कर रहा था। तो प्रॉफिट जितना है उतना ही डिविडेंड मानेंगे, क्योंकि डिविडेंड जो वर्ड है ना सर, वो प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। डिविडेंड एक्चुअली प्रॉफिट का पार्ट ही तो है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख है, लोन 5 लाख जा रहा है, तो 5 लाख को डीम डिविडेंड नहीं मान सकते। अगर डीम डिविडेंड मानना है तो आप 4 लाख तक को डीम डिविडेंड मानो, नॉट द अमाउंट ऑफ लोन विच इज 5 लाख। तो जितना आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मैक्सिमम उतना ही हम शेयर होल्डर को डीम डिविडेंड के लिए समझ सकते हैं। उससे ज्यादा अमाउंट जो है उसे डीम डिविडेंड नहीं, उसको लोन ही मानेंगे, उसे लोन ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखो सर, ये मैं आपको क्वेश्चंस को कराया इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि सर क्वेश्चंस कैसा हो सकता है ये डीम डिविडेंड से। ठीक है, अब आपको मैं फिर से प्रोविजंस पढ़ाऊंगा। सर आप लोगों को बात समझ में आया, मतलब क्वेश्चन कैसा हो सकता है। इतना देर से हम लोग जो अलग अलग पॉइंट पढ़े जा रहे हैं, जैसे ये वाला जो पॉइंट में जहां पर मैंने आपको छोड़ा, एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, एनी पेमेंट बाय ए कंपनी टू व्हिच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड on any sum by way of advance or loan to any shareholder who is the beneficial owner of 10% or more of the equity capital of the company। ठीक है, जैसे कि राहुल कंपनी में 10% से ज्यादा कैपिटल होल्ड कर रहा था, टू बी डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कितना मैक्सिमम, जितना कंपनी का उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था। इफ द लोन इज नॉट कवर्ड बाय द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इट इज नॉट डीम्ड टू बी डिविडेंड। अगर लोन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, मतलब जैसे कि हमने देखा कि 4 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और 5 लाख का लोन है, 4 लाख का प्रॉफिट है और 5 लाख का लोन है, तो फिर 5 लाख को डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे, 4 लाख को ही डीम डिविडेंड मानेंगे। अब आगे थोड़ा और देख लें। ठीक है, आगे जरा और देख लें। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, उसका भी एक बार जरा सुन लीजिए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर ABCD करके कितना पॉइंट पढ़ा, ये देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बताने के लिए सेक्शन 22 का 2 सबसेक्शन 22 का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी एंड क्लॉज ई हम लोगों ने सारा पॉइंट पढ़ लिए। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या कहता है वो जरा सुन लीजिए। Accumulated profit in point A, B, C, D, sorry, A, B, D, and E above includes all profits of company up to the date of distribution of payment of dividend. Dividend देने तक, distribution of payment of dividend देने तक कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया वो सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी accumulated profit में इंक्लूड कर सकता है। Accumulated profit in point C include all profit of the company up to the date of liquidation। ध्यान से बात को समझे, इसलिए C को थोड़ा सा यहाँ पर साइलेंट रखा गया, ए बी डी एंड ई को लिया गया पर सी को थोड़ा साइलेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि सी के अंदर एक बात कहा गया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी के अंदर एक बात कहा था। सी का पॉइंट क्या था, लिक्विडेशन के टाइम का बात कर रहा था। कंपनी लिक्विडेशन का मतलब क्या, कंपनी लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद हो जाना।
अब कंपनी जब अपने आप को लिक्विडेट कर दे रहा है, the accumulated profit in point C include all profit of the company up to the date of liquidation. लिक्विडेशन डेट तक कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में लिया जाएगा। बट लिक्विडेशन के बाद अगर कोई अमाउंट कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे रीपेमेंट फ्रॉम कैपिटल कहा जाएगा, उसे डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट वेदर लिक्विडेशन इज कंसिक्वेंट टू द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, the accumulated profit do not include any profit of the company prior to the 3 successive previous year immediately preceding the previous year in which such acquisitions took place. In the case of an amalgamated company, ये थोड़ा अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहा है सर। amalgamated company, amalgamated मतलब जब दो कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज करता है उसे amalgamated company करते कहते हैं सर। ठीक है, in case of an amalgamated company, the accumulated profit whether capitalized or not of the amalgamating company on the date of amalgamation shall be included in the accumulated profit, whether capitalized or not or as the case may be of the amalgamated company. अब यहाँ पर ना ये अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा आ गया। अमलगमेशन मतलब जब दो कंपनी मर्ज करके एक कंपनी बन जाए हम उसे अमलगमेशन बोलते हैं। अब इसका भी अकाउंटेंसी में डिटेल्स डिस्कशंस किया जाता है, मैं डिटेल्स में भी अमलगमेशन पे बात नहीं करूंगा, बट ये बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आपको सिंपल इतना याद रखना है सर अभी के लिए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन पॉइंट ए बी डी ई, मतलब ये जितना सारा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ के आया सभी पॉइंट को जोड़ के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। और पॉइंट सी में जो बोला गया था दैट इज लिक्विडेशन के बारे में, लिक्विडेशन तक जितना प्रॉफिट है उसको इंक्लूड करो, लेकिन लिक्विडेशन के बाद का अमाउंट को आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड ना करो। इतना करेंटली याद रखे, बाकी जैसे जैसे अमलगमेशन पॉइंट आएगा मैं आपको आगे बात करूंगा। ठीक है, आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि जब कोई कंपनी किसी को लोन प्रोवाइड करता है, जब कोई कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को लोन प्रोवाइड करता है तो उसमें कितना अमाउंट तक हम उसे डीम डिविडेंड के तौर पे देख सकता है। जैसे कि ये राहुल वाला क्वेश्चन, राहुल एक रेसिडेंट इंडियन था, इसका 28% इक्विटी शेयर था कंपनी में, जिसने कंपनी से 5 लाख तक का लोन लिया था। उसी कंपनी से जिस दिन लोन ग्रांट किया गया था उस दिन कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख का था। कंपनी किस बिजनेस में है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब लोन प्रोवाइड करने के काम पे कंपनी नहीं है। इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड इफ द कंपनी इज ए कंपनी इन व्हिच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड? And what would be your answer if the lending company is a private limited company, that is which is not a company in which the public are substantially interested? ठीक है, ये दो चीज हमें पूछा गया था जिसका जवाब हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के तहत मिला है सर। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई however will not apply where the loan is given by a company in which the public are substantially interested. In such a case the loan would not be taxable as deemed dividend. ऐसे केसेस में उसे deemed dividend नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारे इस केस में if the loan is taken from a private company, that is a company in which the public are not substantially interested, which is not a manufacturing company and not a company where lending of money is the substantial part of the business, then section 2 subsection 22 clause ही सामने आता है। और क्योंकि राहुल कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर भी होल्ड करता है तो ऐसे केसेस में अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जितना अमाउंट है उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाहर का जो अमाउंट है उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये सर थोड़ा सा ट्रिकी एरिया था, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो सर, बोलो। प्रोविजन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे प्रोविजंस पे बार बार आपको बताना पड़ रहा है और बार बार मैं उसके बारे में बेस करके ही आपको जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ सर। समझ में आया तो भी बोलो, ना आया तो भी बोलो। हेलो, ये डिविडेंड रिलेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्या डाउट है बोलो सर, बोलो। क्या समझ में आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कोई कनेक्टेड है कि नहीं? मुझे आवाज नहीं मिल रहा है सर, बोलो। ए बोझा गए ना जाइनी है सर। 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई, ठीक है, सिंपल है सर, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि मैंने कुछ प्रोविजंस को डिटेल्स में पढ़ाया बोल के शायद आपको ऐसा लग रहा है, बीच बीच में कुछ पॉइंट था तो मुझे बताना पड़ा। ठीक है, तो सिंपल है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई जो है वो डीम डिविडेंड पे बात करता है।
और सिंपल बात है कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को, सॉरी, अपने शेयर होल्डर को लोन भी दे रहा है, तो कंपनी का मानना है कि भाई प्रॉफिट तक का अमाउंट अगर लोन के अंदर है तो उसे डीम डिविडेंड मान लो, अगर प्रॉफिट के बाहर का अमाउंट है तो फिर उसे डीम डिविडेंड ना मानो, उसे लोन ही माना जाए। और क्योंकि अगर वो डिविडेंड हो जाएगा ना, तो अदर सोर्स में उसका टैक्सेबिलिटी आ जाता है। दैट इज द केस सर एक्चुअली। अगर डीम डिविडेंड हो जाएगा ना, तो उसका अदर सोर्स में टैक्सेबिलिटी आ जाता है। इसलिए ये 4 लाख का जो वैल्यू है, ये डीम डिविडेंड में काउंट हो जाएगा और वो टैक्सेबल अमाउंट है। इसीलिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए। ओके। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट है सर? जैसे कि कैजुअल इनकम, जैसे कि आप देख सकते हो कैजुअल इनकम दैट इज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई बी, सॉरी क्लॉज 1 बी, जिसमें ऑलरेडी मैंने बता के रखा था आपको कि कैजुअल इनकम मींस, अच्छा यही वाला होगा कि और भी कुछ पॉइंट्स बाकी था? देख लेते हैं एक बार, कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया जरूरी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडेशंस, ठीक है। पॉइंट डी, एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। उसी तरह का पॉइंट है सर, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट है। एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू ए स्पेसिफाइड कंसर्न, any company by a company, sorry, any payment by a company in which the public are not substantially interested to any concern, that is HUA, farm, AOP, BY company, etc., in which a shareholder having the beneficial ownership of at least 10% of the equity shares, ठीक है, अगर उसका कंपनी में कम से कम 10% शेयर होल्डिंग है, इज ए मेंबर और ए पार्टनर, एंड इन विच ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब एटलीस्ट 20% शेयर ऑफ द इनकम ऑफ द कंसर्न। कंपनी के टोटल इनकम का कम से कम 20% आपके पास होना चाहिए, तभी हम उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई बात है तो उसे भी डीम्ड इनकम माना जाएगा। एनी पेमेंट बाय ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड टू एनी कंसर्न, दैट इज एचएएफ हो, फार्म हो, एओपी हो, बीओआई हो या कंपनी हो, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को दिया दे रहा है। एक कंपनी किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस जैसे होता है ना, इसमें जैसे कि एंड ब्रदर्स एंड सन्स टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या कोई पार्टनरशिप फार्म है, या कोई एओपी है, कोई बीओआई है, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई कंपनी, ठीक है, ये लोग अगर किसी कंपनी की तरफ से कोई पेमेंट ले रहा है, ठीक है, इन विच a shareholder having the beneficial ownership of at least 10% of the equity shareholder is a member or partner and in which he has substantial interest, और substantial interest का मतलब है 20%, और इसे हम लोग क्या मान लेंगे? डीम डिविडेंड मान लेंगे। सिंपल बात है सर कि अगर कोई एडवांस अमाउंट, अगेन जैसे एडवांस मतलब क्या, लोन टाइप्स, ठीक है, अगर कोई एडवांस अमाउंट कोई कंपनी किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दे रहा है, किसी फार्म को दे रहा है, किसी एओपी को दे रहा है, किसी बीओआई को दे रहा है, किसी कंपनी को दे रहा है, तो उसे डीम डिविडेंड मान लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस दिया है जो मैं आपको बताया। Also, any payment by such a closely held company on behalf or of the individual benefit of any such shareholder will also be deemed to be dividend. However, in both cases, the ceiling limit of dividend is to the extent of accumulated profit. चाहे कुछ भी कर लो, अमाउंट ऑफ एडवांस देने के टाइम पे, अमाउंट ऑफ एडवांस देने के टाइम पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना होगा उससे ज्यादा का वैल्यू डिविडेंड के लिए नहीं माना जाएगा। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी कुछ देर पहले, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख है और एडवांस अमाउंट 5 लाख है, तो डिविडेंड 4 लाख को माना जाएगा, ना कि 5 लाख। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है सर। मतलब ये बेसिकली इतना कहना चाहते हैं कि कंपनी की तरफ से अगर किसी भी इंडिविजुअल्स को, एचयूएफ को, एओपी को, बीओआई को किसी भी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई डिविडेंड के नाम पे हो या बिना डिविडेंड के, डिविडेंड के नाम पे होने से तो डिविडेंड हो ही जाएगा, लेकिन अगर बिना डिविडेंड का नाम का कोई चीज जिसको देखने में लग रहा है कि डिविडेंड हो सकता है, तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डीम डिविडेंड मान के इनकम टैक्स में चार्ज कर देगा। इनकम टैक्स का भी सोचो ना, क्यों क्यों ऐसा इनकम टैक्स कर रहा है? क्योंकि कंपनी देखता है कि शेयर होल्डर को थोड़ा बेनिफिट देता है, लोन के नाम पे हम इसको लोन बोल देते हैं कि कंपनी ने लोन दिया। ठीक है, अब कंपनी लोन दिया और कई कई बार होता है कि कंपनी एक्चुअली डिविडेंड दे रहा है लेकिन दिखा रहा है लोन दिया, तो इसमें टैक्स में गवर्नमेंट को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट देखेगा उसको डीम डिविडेंड मान के टैक्सेबल कर देगा शेयर होल्डर के हाथ। और अगर वो लोन होता तो फिर वो उसमें टैक्सेबिलिटी नहीं लगा सकता। शेयर होल्डर अगर कंपनी से लोन लिया तो उसमें थोड़ी ना टैक्स लगाओगे आप, लेकिन अगर डिविडेंड होगा तो उस पर टैक्स लगा दोगे। लेकिन डिविडेंड कितना तक होना चाहिए? जितने के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जरा समझो सर कि सरकार ने इतना दिमाग क्यों लगाया और आप लोगों का दिमाग क्यों खा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के पीछे का मतलब अगर आप मेंटेलिटी समझ पाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है।
ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ लोन गिवन वुड नॉट बी डीम्ड एज डिविडेंड। अब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट भी दिया है, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट भी दिया है कि लोन दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से किसी भी शेयर होल्डर को, तो उसे डिविडेंड नहीं मानेंगे। जैसे कि लोन ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इफ द लोन इज ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस, द लोन और एडवांस टू शेयर होल्डर और टू स्पेसिफाइड कंसर्न इज नॉट डीम्ड टू बी डिविडेंड। मतलब समझे आप? मतलब लोन प्रोवाइड करना ही बिजनेस का काम है, मतलब फाइनेंस कंपनी है और उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ही पार्ट है, मतलब बिजनेस ही है उसका वो। जैसे अगर मानो कोई एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई हो, ये लोग करता क्या है, लोन ही तो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आजकल पेटीएम बैंक भी आ गया है ना, पेटीएम भी बैंक है सर, मिल गया उसको लाइसेंस। उसका जो प्रॉब्लम था, लाइसेंस तो पहले ही मिला था, बट अभी उसका बैंकिंग सिस्टम के ऊपर पूरा ऑपरेशन आ गया। तो ऐसा कोई भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पेटीएम बैंक जिसका लोन प्रोवाइड करना ही वन ऑफ द मेन बिजनेस है, और अगर वो लोन दे रहा है अपने ही शेयर होल्डर को, तो फिर इसमें डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है तो उसे डिविडेंड नहीं माना जा सकता। ठीक है। बोझा যাচ্ছে, क्या टफ लग रहा है? हेलो, आप लोग इतना सन्नाटा छाए हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा चिंता में पड़ रहे हो कि सर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? अरे बोलो, ऐसे इतना भी कोई कठिन बात तो है नहीं सर। কিরে বোঝা যাচ্ছে না? बताओ सर बताओ, थोड़ा हाँ ना कुछ तो बताओ, फिर जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो क्या करूंगा बोलो। হ্যাঁ है विश्वजीत। স্যার दादा। অল্প हाँ। অল্প বোঝা যাচ্ছে। हाँ, अल्प अल्प बुझा अच्छे। ठीक है, आगे आगे कुछ और क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे ना, समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, इतना भी कुछ है नहीं। না ठीक है, রিভাইজ ठीक। করলে ঠিক হয়ে যাবে। हाँ 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 सर, ঠিক আছে। ठीक है। ओके चलो सर, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, और क्या था जो बेसिकली एक्सेप्शंस में था? मैं देख लेता हूँ सर। एडवांस और लोन ही हो गया, लोन ग्रांटेड भी बोल दिया सर, अगर वो रेगुलर बिजनेस का पार्ट है तो उसे डिविडेंड कभी नहीं मानेंगे। और क्या है, डिविडेंड पेड इज सेट अप अगेंस्ट द डीप डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड दे रहा है सर, वेयर अ लोन हैड बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड and subsequently the company declares and distribute dividend to all its shareholders including the borrowing shareholders, and the dividends so paid is set off by the company against the previous borrow, the adjustment amount will not be again treated as dividend। ये क्या है सर? हाँ, अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है सर, अपना माइंड को सिंपल रखें। कह रहा है सर कि वेयर अ लोन हैड बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड, अगर लोन को डिविडेंड की तरह ट्रीट कर लिया जाए, एंड सब्सिक्वेंटली द कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर इंक्लूडिंग द बोरोइंग शेयर होल्डर। मानो एक कंपनी, ऐसे इतना सारा प्रोविजंस होता है, हर प्रोविजंस में अगर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया जाए ना तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि थोड़ा आपको स्टोरी वाइज बता दूं, लेकिन फिर भी आप लोग इतना मुंह बना लेते हो, फिर मुझे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में आने का इच्छा हो जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बता देते चलो। मानो कि एक कंपनी है जिसने ABCD करके 4 बंदे को लोन दे रहा है, ठीक है, और ये सभी कोई कंपनी का शेयर होल्डर भी है। तो डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट द डीम्ड डिविडेंड, where a loan had been treated as dividend and subsequently the company declares and distribute dividend to all its shareholder। मानो ABCD सभी को कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब ध्यान से बात को सुनना, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग बोरोइंग। अब मानो इसमें से एक काम करते हैं, ए जो है ना सर, ये कंपनी से लोन लिया था, बाकी लोगों ने नहीं लिया था। तो जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना चालू किया, कंपनी ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, सी को भी दे रहा है, डी को भी दे रहा है। बट एक बात ध्यान में रखो कि ए जो है ना वो कंपनी से लोन लेके रखा है, ठीक है। अब कंपनी अगर किसी को लोन दिया है तो वो कंपनी को क्या करेगा सर, इंटरेस्ट पे करेगा। हेलो,
अगर आपने कंपनी से लोन लिया तो आप बदले में कंपनी को क्या करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। और कंपनी जब आपको डिविडेंड देगा तो कंपनी अपना प्रॉफिट का पार्ट आपको शेयर करेगा, वो भी परसेंटेज में हो सकता है। ये सर नो बोलो, ये सर। है ना? अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि कंपनी बोल रहा है कि जो कंपनी से लोन लिया था उसको जब कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो कंपनी उसके साथ सेट ऑफ कर रहा है। ठीक है, कंपनी उसके साथ सेट ऑफ कर रहा है। क्या कह रहा है? कंपनी डिक्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर इंक्लूडिंग द बोरोइंग शेयर होल्डर, जो कंपनी से बोरो भी किया था, एंड द डिविडेंड्स ऑफ पेड इज सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द प्रीवियस बोरोइंग। अब प्रीवियस बोरोइंग मानो आपने कंपनी से 1 लाख का लोन लिया था और 10% का मानो इंटरेस्ट था, तो कंपनी को आपको ए को कितना देना पड़ेगा? 10,000। अब मानो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसके हिसाब से देखा जा रहा है कि हर एक को 5,000 करके कंपनी डिविडेंड दे रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब ए कंपनी को देने वाला था 10,000, बट कंपनी को ए को देना था 5,000। तो अल्टीमेटली क्या ये एडजस्टमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। And the dividends so paid is set off by the company against the previous borrowing. The adjusted amount will not be again treated as dividend. ये जो अमाउंट एडजस्ट हो गया ना सर, इसे हम लोग और फिर से डिविडेंड के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब ये जो बोरोइंग के अगेंस्ट में डिविडेंड देके जो एडजस्टमेंट चल रहा है, हो सकता है कि ये जो 10,000 के बदले 10,000, ऐसा भी हो सकता था कि कंपनी को भी देना है 10,000 और इंटरेस्ट भी अमाउंट है 10,000, तो 10,000 10,000 एडजस्ट होकर 0 हो गया। ना कंपनी उसको कुछ देगा ना वो कंपनी को और कुछ देगा। तो ये जो एडजस्टेड अमाउंट विल नॉट बी अगेन ट्रीटेड एज डिविडेंड, लेकिन इसे हम लोग डिविडेंड ट्रीट नहीं करें। समझ में आया ना सर? ठीक है, यही सब बात कहा है सर कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना चाहिए सर। तो मैं जितना हो सकता है आपको थोड़ा बताने का कोशिश किया। ठीक है, मतलब जितना मैंने आपको ऊपर बताया, एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी, मेन पॉइंट्स भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई में, इसके साथ जुड़ा हुआ और भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है। Apart from the exceptions cited above, the following also do not constitute dividend. कुछ और भी चीजें जिसे डिविडेंड माना नहीं जाता, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन। मतलब क्या? एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विथ पॉइंट नंबर सी और डी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन एंड द होल्डर ऑफ सच शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। मतलब कंपनी ने किसी को कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के तौर पे, और कंपनी ये भी बता दिया कि जब कंपनी लिक्विडेट में जाएगा तो वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर और लिक्विडेशन में अपना पार्ट नहीं ले सकता। तो ऐसे केसेस में उसे भी हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर, जब कंपनी बायबैक के तौर पे, ये कंपनी लॉ में हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ते हैं बायबैक के बारे में, जब कंपनी अपना ही शेयर को मार्केट से वापस ले लेता है, एनी पेमेंट मेड बाय ए कंपनी ऑन परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 77A ऑफ द कंपनीज एक्ट, यहाँ पर 1956 कहा है, बट इसे 68 के तौर पे 2013 में भी बोला गया है। ठीक है, तो आई थिंक इसी यही बात को यहाँ पर नीचे नोट भी दिया होगा। नाउ सेक्शन 68 नहीं 58, सॉरी, अभी उसको 58 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डील किया जाता है। किसको? बायबैक ऑफ शेयर्स। अभी बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी लॉ के क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, बाद में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें ना डिविडेंड के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑन डीमर्जर और द रिजल्टिंग कंपनी, मतलब दो कंपनी अलग हो जा रहा है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑन डीमर्जर बाय रिजल्टिंग कंपनीज टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी वेदर और नॉट देयर इज अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन द डीमर्ज्ड कंपनी। मतलब जब दो कंपनी अलग होता है और उस केस में जब शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे भी डिविडेंड के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। बस ये बेसिकली फाइनेंशियल एरिया में जितना सारा अलग अलग सिचुएशंस होता है उसमें डिविडेंड रिगार्डिंग अगर कुछ भी होता है या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा कह दिया। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया टैक्स के पर्पस में जितना जरूरी है। बाकी समय के साथ साथ जैसे जैसे आप लोग अकाउंट्स और फाइनेंस और क्लैरिटी आ जाएगा ना, आप लोग ऐसे भी समझ जाओगे। सर बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिविडेंड क्या है? सेक्शन 8 में बोला है सर, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिविडेंड सेक्शन 8 में बोला है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एट इट्स एजीएम। डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर करता है? कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करता है। is deemed to be the income of the shareholder in the previous year in which it is so declared। जिस साल कंपनी डिक्लेयर करेगा उस साल कंपनी शेयर होल्डर के हाथ में इसको डिविडेंड मान लेगा।
डीम डिविडेंड के बारे में सेक्शन 2 तो सबसेक्शन 22 क्लॉज ए बी सी डी में बोला है, distribution by a company which is deemed as dividend under section 22 subsection A, under section 2 subsection 22 clause B, clause C, clause D would be the income of the previous year in which it is to be distributed, and there is a deemed dividend concept under section 2 subsection 22 clause E जहां पर repayment of advance or loan to a shareholder or a concern as the case may be which is deemed as dividend. मतलब कंपनी अपने ही शेयरहोल्डर को लोन प्रोवाइड करता है, बट लोन अमाउंट को हम लोग डिविडेंड माने, बट कितना भाई, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड वुड बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच डिविडेंड अनकंडीशनली, ठीक है, डिविडेंड अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी टू द मेंबर हु इज एंटाइटल्ड। मैं आपको बोल रहा था ना सर इंटरिम डिविडेंड के बारे में। इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड की तरह ही होता है, कंपनी इन द मीन टाइम बीच में कभी भी डिक्लेयर करता है शेयर होल्डर के नाम पे कि भाई कंपनी अपनी शेयर होल्डर को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए इंटरिम डिविडेंड देता है। डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट का क्या खेल है? एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए रेसिडेंट फ्रॉम ए कंपनी वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन is taxable in the hands of resident shareholder at normal rate of tax. एक जमाना था जब डिविडेंड इनकम शेयरहोल्डर के हाथ में एग्जेम्प्टेड होता था, 2017 तक ये चला था सर, ठीक है। फिर 2018 ऑनवर्ड्स ये सिस्टम हट गया। पहले डिविडेंड इनकम शेयरहोल्डर के हाथ में ये हो जाता था, टैक्स फ्री हो जाता था, ठीक है, उसका एक अलग सेक्शन था, लेकिन फिलहाल वो सेक्शन हट गया सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 मोस्ट प्रोबेबली ऐसा था, ठीक है, बट अभी नहीं है, अभी वो हट गया। अभी कोई भी डिविडेंड इनकम हो वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, और वो भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में, मतलब स्लैब वाइज जितना इनकम होगा उसके हिसाब से टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये है डिविडेंड रिलेटेड डिटेल्स डिस्कशन, जिसका मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी अभी अभी कराया, ठीक है। अच्छा, अब बात सर और भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको मैं कैजुअल इनकम के बारे में भी थोड़ा बात कर रहा था, फेयर मार्केट। कैजुअल इनकम के बारे में तो लास्ट क्लास में मैंने बात कर ही लिया। कैजुअल इनकम क्या था सर, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी इनकम करते हो, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी से, लॉटरी जीत के जो कमाओगे, क्रॉसवर्ड पजल जीत के कमाओगे, हॉर्स रेस वगैरह से इनकम करोगे, कार्ड गेम खेल के जीतोगे, रमी खेल के जीतोगे, बेटवे खेल के जीतोगे, या फिर आजकल क्या चलता है, बेटिंग गेम है ना, अरे वो क्रिकेट वगैरह में चलता है बहुत ज्यादा, क्या नाम है उसका, ड्रीम 11 वगैरह से, है ना, जो भी जीतो टैक्स दे दो, कितना 30% फ्लैट होता है, फ्लैट रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115BB, ये जो टैक्स रेट के बारे में वहां बोला है। और इनकम टैक्स में आईएफओस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 56 क्लॉज 2 1B में बोला है, and tax is deductible at the 30% on such income in case it exceeds 10,000। मतलब टैक्स तभी लगेगा जब आपका इनकम 10,000 क्रॉस करेगा, मतलब लॉटरी जीतो, कुछ भी जीतो, बेटवे जीतो या ड्रीम 11 जीतो या क्रॉसवर्ड पजल जीतो, 10,000 से ज्यादा कमाओगे तभी टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं। समझ गए सर? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1B बोलो। ए बुझा कर लो, सिंपल है तो ये है सर। देख सर, कुछ चैप्टर ना होता है छोटा, जैसे कि अदर सोर्स, इट्स ए स्मॉल चैप्टर बट धमाका चैप्टर है। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है इसके अंदर जो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में लेके जाएगा। ऐसे तो अगर देखा जाए तो अदर सोर्स में सेक्शन बहुत ही कम है, अगर मैं पीजीबीपी के साथ कंपेयर करूं तो अदर सोर्स कॉम्पिटिटिवली काफी छोटा चैप्टर है, बट चैप्टर छोटा बड़ा से फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट ऐसा होता है ना जो आपको ना थोड़ा सा कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है, आप समझ ही नहीं पाते। अच्छा, ये पॉइंट जरा देख लो तो, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी वेयर शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। सर ये क्या है, शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम? सर ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B का एक चक्कर है। इस चक्कर में क्या पढ़ना पड़ेगा सर, या क्यों पढ़ना पड़ेगा? सर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B brings to tax the consideration received from a resident person by a company other than a company in which public are substantially interested, which is in excess of the fair market value of shares। अगर पब्लिक उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है और उसमें अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट में कुछ अमाउंट लिया जा रहा है तो उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर आ जाएगा।
कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट आने से जितना ज्यादा अमाउंट कलेक्ट करोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में. Such excess to be treated as the income of the closely held company, taxable under section 56 subsection 2 under the head income from other source. In cases where consideration received for issue of shares exceeds the face value of shares, that is where shares are issued at a premium. अगर शेयर प्रीमियम में इशू हो रहा है, मतलब 100 का शेयर अगर मानो 120 में जा रहा है, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. कैलकुलेशन क्या होगा? इशू प्राइस ऑफ शेयर्स माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे ये कैलकुलेशन करना है, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शैल बी हायर ऑफ द वैल्यू एज मे बी. फेयर मार्केट वैल्यू को भी ट्रीट करने का दो मेथड है. डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड मेथड substantiated by the company to the satisfaction assessing officer based on the value of its asset on the date of issue of shares. For the purpose of computation of fair market value, the value of asset would include the value of intangible asset, जैसे कि गुडविल का वैल्यू, नो-हाउ का वैल्यू, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, उसे भी दिमाग में रखा जाता है जब फेयर मार्केट वैल्यू को डील किया जाता है. अब आप बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल दे दो. यस, बिना एग्जाम्पल का सारा चीज अधूरा ही लगता है. ठीक है, जैसे देखो सर, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7b कहाँ एप्लीकेबल होता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है. मानो कि कोई कंपनी नंबर ऑफ शेयर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मानो 10,000 है. एक कंपनी का नाम बताएं यहाँ पे, एपी लिमिटेड. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एपी लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर है 10,000, फेस वैल्यू है 100 का, उसका मार्केट में फेयर वैल्यू है 120 का, बट इशू प्राइस ऑफ शेयर बता रहे 130 का. मतलब कंपनी शेयर को मार्केट में इशू कर रहे 130 में. ठीक है, 100 का फेस वैल्यू है, 120 का फेयर मार्केट वैल्यू है. मतलब गुडविल वगैरह लेके मार्केट में 120 में बिक जाना चाहिए जिसका इतना गुडविल है, लेकिन इशू कर रहा है 130 में. नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में इशू हो रहा है, क्या ये एक्स्ट्रा अमाउंट अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा कंपनी के हाथ में? The provision of section 56 subsection 2 clause 7b are attracted in the case since the shares are issued at a premium, that is issue price exceed the face value. सबसे बड़ा बात है ये जो इशू प्राइस है ये फेस वैल्यू को क्रॉस कर गया. इशू प्राइस फेस वैल्यू को क्रॉस कर गया. फेस वैल्यू 100 का है, इशू प्राइस 130 का है, और एक्सेस ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स ओवर द फेयर मार्केट वैल्यू वुड बी टैक्सेबल. अब ये देखना है कि एक्सेस इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू में कितना डिफरेंस है. जितना डिफरेंस होगा उतना ही अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में. यही है क्वेश्चन, मतलब सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7b का मेन कॉन्सेप्ट. इसका मेन एरिया ऐसा काम करता है सर, आपका बेसिकली शेयर का अमाउंट कितना है 10,000, और 130 और 120 में डिफरेंस कितना है, मतलब इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 130 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 10. 10 के साथ 10,000 शेयर्स का इंटू कर दो, कितना होता है? 10,000 इंटू 10 1 लाख ना. ये जो 1 लाख वैल्यू है ना, शैल बी ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ एपी लिमिटेड. और ये जो इनकम है ये अदर सोर्स में टैक्सेबल. किसके हाथ में? कंपनी के हाथ. बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? इजी था. सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी इजी है कि अगर आपका शेयर का वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब पहला बात की है कि फेस वैल्यू से इशू प्राइस अगर ज्यादा है तो आपको सोचना है अब इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस है वो अमाउंट टैक्सेबल होगा. मतलब आपको पहले ये देखना है कि क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस से ज्यादा है. अगर ज्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू से कितना ज्यादा है. जितना ज्यादा होगा वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर सर? हाँ ना, कुछ तो बोलो. है सर. ये वाला प्रोविजन भी देखो, बीपी लिमिटेड का 20,000 शेयर है, फेस वैल्यू बता रहा है 100 का, ये 120 आपका फेयर मार्केट वैल्यू है एफएमबी, और इशू प्राइस हो गया 110. अच्छा, फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज्यादा है, फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज्यादा है, लेकिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है? फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज्यादा है. फेस वैल्यू 100 का है, इशू प्राइस 110 का है, लेकिन क्या इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है? अगर हाँ
तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स के हाथ में, कॉन्सेप्ट में। लेकिन अगर ना, तो कंपनी के हाथ में ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। The provision of section 56 subsection 2 clause 7b are attracted since these shares are issued at a premium. Yes, 100 का शेयर 110 में जा रहा है तो प्रीमियम में इशू तो हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शेयर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो सेक्शन पे अट्रैक्ट होगा। However, no sum shall be chargeable to tax in the hands of BP Limited. BP Limited के हाथ में टैक्स नहीं होगा। क्यों? Because the shares are issued at a price less than the fair market value. अब 110 से या 120 को माइनस करोगे तो कम हो जाएगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में इशू हो रहा है। क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में इशू हो रहा है तो अब इसमें कंपनी के हाथ में टैक्स कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। सेक्शन अट्रैक्ट होगा पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सेक्शन तो तब तक अट्रैक्ट होता है जब जब प्रीमियम वैल्यू आ जाता है। अगर फेस वैल्यू से इशू प्राइस 5% भी ज्यादा है तो आप समझ लेना कि वो प्रीमियम है, और प्रीमियम आते ही सेक्शन अट्रैक्ट होगा। लेकिन देखना ये है कि सेक्शन अट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है फेयर मार्केट वैल्यू पे। फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो आ जाएगा, अगर कम है तो नहीं आएगा। सीपी लिमिटेड का देखो, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7b अट्रैक्ट ही नहीं होगा। क्यों? 30,000 शेयर है, नो प्रॉब्लम विद दैट। कंपनी का फेस वैल्यू बता रहे 100, 90 है इसका फेयर मार्केट वैल्यू और 98 है इसका इशू प्राइस। अब फेस वैल्यू से भी तो इशू प्राइस कम है, तो फिर अगर फेस वैल्यू से इशू प्राइस कम है तो फिर सेक्शन ही अट्रैक्ट नहीं होता है, प्रीमियम पे इशू ही नहीं हो रहा है। फेस वैल्यू से भी कम मानता है, मतलब इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इशू इन डिस्काउंट। ये तो इशूड एट डिस्काउंट हो गया, 100 का शेयर 98 में बिक रहा है, ऊपर से मार्केट वैल्यू भी उससे कम है, गुडविल उतना नहीं है इसलिए दाम कम हो गया। आपके मन में चल रहा होगा कि सर दाम कम कैसे होता है? सर गुडविल पे डिपेंड करता है, गुडविल हाई रहने से दाम बढ़ जाता है। कितना शेयर है मार्केट में आपको क्या बताऊं, ये आया था जब उसका फेस वैल्यू देखा जाएगा तो हार्डली 100% देखा जाएगा, बट मार्केट में लिस्टेड हो रहा है 100 का शेयर 500 में, 1000 का शेयर 3000 में, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दूंगा अभी, लेकिन फिलहाल छोड़ो, अभी इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं। लेकिन क्या आपको समझ में आया? द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट दो दिस इशू प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, मतलब ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबल तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब अदर सोर्स में कोई इनकम ही नहीं हो रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगेन 40,000 शेयर्स, 100 फेस वैल्यू है, 90 इसका फेयर मार्केट है और 110 इसका इशू प्राइस है। फेस वैल्यू 100, 90 एफएमवी और 110 इशू प्राइस। पहला बात की है कि सर प्रीमियम में इशू हुआ कि नहीं? यस, 100 का चीज अगर 110 में जा रहा है तो प्रीमियम में तो जा रहा है, तो इशूड एट प्रीमियम। तो अगर इशूड एट प्रीमियम है तो कंपनी के हाथ में एक्स्ट्रा इनकम है, तो इसे हम लोग बिल्कुल सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7b के अंडर में बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब देखना है क्या फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा दाम में बिक रहा है? यस, फेयर मार्केट वैल्यू 90 है और आप 110 में इशू कर रहे हो, तो कम से कम आप 110 माइनस 90 मतलब 20 रुपीज करके ज्यादा ले रहे हो। कितना शेयर? 40,000 का, तो 40,000 का 20 करके कितना होता है? 40,000 शेयर का 20 रुपीज करके कितना हो जाएगा? 8 लाख shall be treated income in the hands of DP Limited. Section 56 subsection 2 clause 7b। ऐसा होता है सर कंपनी शेयर का, शेयर इशू का कॉन्सेप्ट, और इसमें अदर सोर्स कैसे अट्रैक्ट होता है, समझ में आया? समझ आया सर? बोलो। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल्स में डील कर लिया, सेक्शन 56 सबसेक्शन 7b, और इधर से मैंने पूरा डिविडेंड के बारे में मैंने थोड़ी डिटेल्स में चर्चा कर लिया। हेलो, अरे समझ आया कि नहीं आया? অর্ক বোঝা যাচ্ছে? অর্ক কি লাস্ট ক্লাসগুলো করেছিলি? সেগুলো কালকে দিয়েছিলাম আমি। করেছি স্যার। করেছিস? আজকের ক্লাসটা একটু গো থ্রু করবি, আমি নোটসটাও শেয়ার করে দেবো, একবার রিভিশনস করবি। আমার মনে হয় না প্রবলেম থাকবে, তারপরেও যদি প্রবলেম থাকে আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে? ओके सर, बाकी सभी को पूछ रहा हूँ, अनुष्का, अंश,
रोशनी, समन्विता, বোঝা গেছে? হ্যাঁ দাদা। सर रिवीजन मस्ट है। आज का क्लास बिल्कुल एकदम नोट्स को भी रिवाइज करें, क्योंकि डिविडेंड का एरिया थोड़ा ट्रिकी है। आपको एक बार ट्रिकी इन द सेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बात बोला है उसके अंदर, इसलिए आपको थोड़ा गो थ्रू कर लेना चाहिए। एक काम करते हैं सर, कल के क्लास में मतलब टुमारो जो क्लास है उसमें बाकी प्रोविजंस का भी चर्चा करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने सोचा था आज आप लोगों को कराऊंगा उसमें से मैंने एक ही करा पाया, और बाकी मुझे डिस्कशन ही करना पड़ा। बाकी जो मतलब क्वेश्चंस है और जो भी डिस्कशंस है मैं कल के क्लास में रखता हूँ। ठीक है, आज इतना ही है सर। স্যার বলছি যে লাস্ট দিন একটা ট্যাক্সের রেট লেখা ছিলেন, সেটা কি কন্টিনিউ হবে নাকি? ট্যাক্সের রেটটা আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি তো, আর তো কিছু নেই। দুটো খালি লিখিয়েছিলেন মানে? আদার সোর্সে মেনলি দুটোই रेटेর জায়গা থাকে, আদার সোর্সে অনেক रेटेর ব্যাপার থাকে না। अदर सोर्स के अंदर एक तेरा को याद रखना पड़ता है नॉर्मली, वो लॉटरी ये सब क्रॉसवर्ड पजल के लिए जो रेट है फ्लैट रेट 30% का, ठीक है। और एक आपका उधर हो गया मतलब अनएक्सप्लेन्ड जो तुम्हारा इनकम वगैरह है, उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 78% का चार्ज कर दिया जाता है। बाकी जो भी अदर सोर्स का इनकम है उसे हम लोग नॉर्मल स्लैब के रेट में लगाएंगे। स्लैब रेट इन द सेंस, स्लैब रेट इन द सेंस कि तुम्हारा जो अप टू 2.5 लाख नील 2.5 to 5 लाख 5%, वो जो नॉर्मल स्लैब रेट है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट में आधा से उसका बाकी टैक्स होता है सर, और कोई रेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ लिखाने का जरूरत होगा मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा सर। आज मुझे एक्चुअली डिविडेंड पे थोड़ा चर्चा करना था, क्योंकि डिविडेंड अदर सोर्स का एक बहुत ही वाइटल एरिया कवर करता है, इसलिए मैंने डिविडेंड पे थोड़ा बता दिया आज, और सेक्शन 50 से सेक्शन 2 क्लॉज 7B में थोड़ा मैंने बात कर दी, जैसे में फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो शेयर में इनकम होता है। और भी सेक्शंस बचा है सर, ठीक है, जो कल के क्लास में मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, आज इतना ही है फिर, टाटा सर। ओके।